क्या लगता है किसी गरीब को देखते हैं जो कोई इलाज कराने आता है जिसके पास अभाव रहता है, स्वस्थ हो चाहे जैसे भी हो, मन में भाव आता है कि इसकी मदद करनी चाहिए चाहे जैसे भी हो, इसको स्वस्थ होना चाहिए। बहुत लोग नहीं करा पाते, खर्च नहीं कर पाते, जितनी कोशिश हो सकती है अपनी तरफ से हॉस्पिटल से मदद करते हैं। तो और लोगों से वो कंपटीशन नहीं होता है कि और लोग जो हैं आपको बोलें कि भाई आप इतनी फीस क्यों कम फिर कम तो क्यों कर भेड़ रहे चाल में भागना हो गया ना। हैं। और एक जो महिला थी उसकी डिलीवरी होने को थी और वो लगातार रो रही थी। आपको जब पता चला कि ये एक जांबाज सैनिक की पत्नी है तो आपने पूरा उसका इलाज फ्री कर दिया, डॉक्टर साहब ने, और आपने उसे पूरा अटेंशन दिया। और ये जो चीज़ है यहाँ ही नहीं पूरे देश भर में एक चर्चा का विषय बना। तो क्या मामला क्या था वो? उसमें वो पेशेंट मेरी आई, रेगुलर जैसे पेशेंट आते हैं, इमरजेंसी में आई, एडमिशन लिया उसने, और उसके बाद हम लोग जो दस्तखत लेते हैं तो उसमें वो रोने लग गई कि मेरे हस्बैंड नहीं आ पाएंगे। तो जब मैंने पूछा कि कैसे क्या हो गया तो बोली कि पुलवामा में मेरे हस्बैंड हैं और अभी कोई खबर नहीं आ रही है, कोई फ़ोन नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो। फिर उसकी जब आराम से डिलीवरी वगैरह सब हो गया, हम लोग ने सब फ्री भी कर दिया। उसके हस्बैंड फिर उससे बात भी कर लिए, थर्ड डे उनको फ़ोन मिल गया। तो उसके उस समय वो एक आर्मी की वाले की वाइफ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा रहता है कि उसके जो हस्बैंड हैं तो वो लोग तो वहाँ पे तैनात हैं, तभी हम लोग यहाँ पे सुरक्षित काम कर पा रहे हैं। ये पुलवामा अटैक की बात थी कि उसके पहले की? पुलवामा अटैक उसके 2 दिन पहले हुआ था। और उस समय से वो लगातार असमंजस की स्थिति हाँ, में थी। उसको ये लग रहा था कि उसके हस्बैंड की ड्यूटी पुलवामा की ही जगह पे थी, पर कहीं दूसरी जगह पे थी। वो उस बस में नहीं थे जिसमें पूरा का पूरा गए थे। कि 2 बजे रात में अगर पेशेंट आ जाए तो उठते थे, कोई साधन नहीं था जाने के लिए, आइदर साइकिल पकड़िए या पैदल जाइए। चाहे 2 बजे रात हो चाहे 3 बजे रात हो, बाकायदे उड़ जाते थे। डॉक्टरी का जो पेशा है आपको अपने विरासत में मिला, घर में देखे पिताजी से। तो डॉक्टर बनने की ही क्यों इच्छा आपके अंदर? पिताजी को देख के इच्छा हुई वास्तव में, कुछ ऐसा ही करना चाहिए। पिक्चर याद आ रही कल आज और कल, तो उससे आप कैसे ये? फर्क बहुत है, उस समय के लोग और आज के लोगों में ही फर्क है। डॉक्टर के सोच में फर्क तो है ही थोड़ा, पेशेंट में बहुत फर्क है। आज का मरीज सिर्फ मरीज नहीं है, अधिकांश मरीज आज का मरीज बनकर अस्पताल नहीं आता, ग्राहक बनकर सेवा लेने आता है। वो सोचता है डॉक्टर को 300 रुपये फीस दिया हूँ, उसको वसूल करना है। मेंटेलिटी कॉमन आजकल ये है जो मैं अपने प्रैक्टिस में चेंज देख रहा हूँ पिछले 30 सालों। साल 2 साल तक बाबूजी के साथ बैठी, बाबूजी को मैंने इतने करीब से देखा। आपके जो ससुर है? हाँ, उन्होंने मुझे अपने क्लिनिक में अपने साथ बैठाया एक टाइम पे, मतलब जब मैं प्लेन MBBS होके ही थी, जब मेरी शादी हुई थी। एक तरीके से आपको ट्रेनिंग दी है वो? ट्रेनिंग दी है। अब उनकी 250 की OPD होती थी, 250-300 तक की OPD उनकी चली जाती थी। उस समय मैं जब बैठती थी तो एक कोने में बैठ के बस पर्ची में जब बाबूजी बोल देते थे इसको इसका दे दो दवाई, इसको इसका दे दो दवाई, बस वो जल्दी जल्दी पर्ची में लिखती जाती थी। आपकी जो परवरिश है उस माहौल में हुई, जी जी, फिर भी और कोई कारण जो आपको ये प्रोफेशन जो है अट्रैक्ट करता रहा? मल्टीपल रीजंस थे इसके। जैसे साथ के साथ जैसे मैं अपने दादाजी के साथ जाता था, उनके क्लिनिक में बैठता था तो उनको देखता था कैसे पेशेंट से बात कर रहे हैं और पेशेंट कैसे खुश हो रहे हैं, मतलब उनकी बात करने से, इलाज होने से। तो सब चीज़ मेरे को बहुत अट्रैक्ट करता था कि कभी मैं भी जाके मतलब ऐसे ट्रीटमेंट करूँगा। और बहुत ही फैसिनेटिंग लगती थी वो दवाइयाँ, इंजेक्शंस, कि मैं भी कभी इसको हैंडल करूँगा, पेशेंट के ऊपर काम करूँगा, उसका रिस्पॉन्स आएगा, पेशेंट खुश होगा। डॉक्टर साहब को शब्दों में बयान कर पाना बहुत कठिन है। जैसे कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है। जिन लोगों ने भी उनसे मिले हैं या उनके साथ कुछ समय गुजारा है या पेशेंट के रूप में भी समय गुजारा है, वो बिल्कुल मेरी बात से सहमत होंगे कि वो उनमें एक डॉक्टर रूप में वाकई में वो भगवान होते थे। अब आप कल्पना कीजिए कि कोई आदमी अमीर हो, गरीब हो, हर आदमी के पास तो पैसा होता नहीं है। वो जाते थे, उनको दिखाते थे, सिर्फ हाथ पकड़ के उनका डायग्नोसिस इतना अच्छा था कि वो बड़ी बड़ी बीमारियों को पकड़ लेते थे। और जब बाद में वही आदमी बनारस, तब तो रायपुर इतना डेवलप नहीं हुआ था, बनारस जाता था तो वही डायग्नोस होता था।
मोर एंड मोर ओरल हेल्थ की तरफ अवेयर करना चाहते हैं दैट इट इज़ लिंक टू योर बॉडी डिसीजेज एज वेल। जैसे ओरल हेल्थ इज़ रिलेटेड टू डायबिटीज़, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपना ओरल हेल्थ मेंटेन करते हैं, गम डिसीज़ होता है वो डायबिटीज़ से रिलेटेड होता है। प्रेगनेंसी में भी ओरल हेल्थ का बहुत बड़ा मेजर रोल है। तो अगर हम अपनी ओरल हेल्थ मेंटेन करते हैं, हम अवेयर करते हैं पेशेंट्स को, तो पेशेंट्स हमारे पास ज़रूर उसका इलाज करवाएंगे और क्वालिटी डेंटल ट्रीटमेंट लेंगे, जो कि यहाँ ज़रूरत है आज की विदेशों में एक जो चीज़ है, जैसे डिलीवरी होती है तो पूरे टेस्ट होते हैं, ओरल टेस्ट होता है। शख्सियत में आज हम आपको एक ऐसे देवतुल्य डॉक्टर के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आप कहेंगे डॉक्टर हो तो ऐसे। आज वो डॉक्टर हमारे बीच भौतिक रूप से नहीं हैं, लेकिन उन्हें याद कर लोग भावुक हो उठते हैं। आज भी उनकी तीसरी पीढ़ी उनके द्वारा स्थापित मूल्यों को सफलतापूर्वक निभा रही है। तत्कालीन मध्य प्रदेश और वर्तमान छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के पहले MBBS स्वर्गीय डॉक्टर कृपाशंकर त्रिपाठी का नाम आज भी उत्तरी छत्तीसगढ़ में पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है। आज वो हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके योगदान को याद करने वाले भारी संख्या में हैं। डॉक्टर कृपाशंकर त्रिपाठी गरीबों के मसीहा थे। डॉक्टर के रूप में वो पूरा जीवन एक संत की तरह निस्वार्थ भाव से मरीजों की सेवा में समर्पित रहे। BHU में पढ़ाई करने के कारण महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का आदर्श उनके पेशे में भी देखने को मिला। उनके जीवन काल में ही उनके सामने उनके बेटे डॉक्टर संजय त्रिपाठी और बहू डॉक्टर आराधना त्रिपाठी भी उनसे डॉक्टरी के पेशे की बारीकियां सीखने के साथ साथ उन उच्च मूल्यों को भी सीखे जो उन्होंने आज जीवन निभाया। यही नहीं, आज उनकी तीसरी पीढ़ी के डॉक्टर चंद्रांशु त्रिपाठी अपनी पत्नी डॉक्टर श्रुति मिश्रा के साथ त्रिपाठी परिवार के श्री राम हॉस्पिटल में सुबह से शाम तक मरीजों को देख उनका इलाज करते दिखाई देते हैं। सैनिक परिवार का निःशुल्क इलाज, गरीबों को अधिक से अधिक सुविधाएं इस परिवार का उद्देश्य आज भी है, जिसे सब एक साथ मिलकर चरितार्थ करते दिखाई देते हैं। पहल के संपादक आलोक शुक्ल ने डॉक्टर संजय त्रिपाठी, डॉक्टर आराधना त्रिपाठी, डॉक्टर चंद्रांशु त्रिपाठी और डॉक्टर श्रुति मिश्रा के साथ साथ स्वर्गीय डॉक्टर कृपाशंकर त्रिपाठी के भाई प्रसिद्ध एडवोकेट हरिशंकर त्रिपाठी से भी बात की, जो अपने भाई से गहरा जुड़ाव रखते हैं। वहीं शहर के प्रसिद्ध उच्च शिक्षित व्यवसायी आनंद अवस्थी ने उनके बारे में अचंभित करने वाली बातों को बताया, जिसे जानकर आप भी कहेंगे डॉक्टर हो तो ऐसे हो। पहल परिवार अपना ये एपिसोड स्वर्गीय डॉक्टर कृपाशंकर त्रिपाठी जी की पुण्य स्मृति को स्मरण कर उन्हें एक श्रद्धा सुमन की भांति अर्पित करता है। धरती में भगवान कौन है? यदि ये प्रश्न हम किसी से पूछें तो इसका उत्तर हमें 3 शब्दों में पहले मिलता है, माता पिता और गुरु। माता पिता जन्म देते हैं किसी भी मनुष्य को, गुरु उसे ज्ञान की सीख देकर अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और शब्द है, और वो है धरती का भगवान कहे जाने वाला यदि कोई है तो वो संज्ञा दी गई है डॉक्टर को। जी हाँ, डॉक्टर वही जो जीवन से मृत्यु तक के काल चक्र में मनुष्य के रोगों का निदान करें, उन्हें दुर्घटनाओं से बचाएं, और यदि डॉक्टर संवेदनशील हो, मानवता हो, तो वो जो डॉक्टर है उनकी जो ख्याति है वो दिनों दिन बढ़ती है और वो लोगों के हृदय में भगवान की संज्ञा प्राप्त कर अनंत काल तक जीवित रहते हैं। तो दोस्तों, हम आपको छत्तीसगढ़ के एक ऐसे डॉक्टर परिवार में ले जा रहे हैं जो तीसरी पीढ़ी भी जिनकी डॉक्टर है, और उन्होंने जो अपनी संस्कार है, विरासत है, उसे संभाल कर रखा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। लोभ लालच से परे हटकर एक मानवता के नाते जो काम करने वाले डॉक्टर जो हैं इस संसार में अब बहुत कम रह गए हैं, लेकिन बहुत कम रह गए हैं। तो आज हम आपको ले चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में शख्सियत के कार्यक्रम में डॉक्टर संजय त्रिपाठी जी के पास। डॉक्टर साहब, जय हिंद। जय हिंद। बहुत आपका नाम है, बड़े गंभीर रहते हैं लेकिन मुस्कुराते रहते हैं, आप बोलते कम हैं। डॉक्टरी का जो पेशा है जी, आपको अपने विरासत मिला, घर में देखे पिताजी से। तो डॉक्टर बनने की ही क्यों इच्छा आपके अंदर? पिताजी को देख के इच्छा हुई वास्तव में, कुछ ऐसा ही करना चाहिए।
नहीं तो शुरुआत में मैंने मैथमेटिक्स लिया था, मेरी हायर सेकेंडरी मैथमेटिक्स है। एकदम से दिमाग बदला कि नहीं, पिताजी की लाइन में जाना है। कॉलेज में जाके बायोलॉजी चेंज किया, फिर पीएमटी ट्राई किया, हो गया भगवान की कृपा से, बड़ों के आशीर्वाद से। मैंने पहले आपने कॉलेज किया? पहले मैथमेटिक्स से हायर सेकेंडरी किया। हम लोगों के ज़माने में 12th नहीं था, हाँ, इंटर 11th होता था। 9 से आपको सब्जेक्ट 9+2। 9 से सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता था। मैथमेटिक्स लिया था। उसमें भी आप तेज थे? बहुत अच्छा नहीं, सामान्य, और लेकिन कॉलेज? अच्छा मन नहीं था जाने का। इंजीनियरिंग जाने का मन एकदम नहीं था, जाना उधर ही था, लिखा ही था, नियति थी, चले गए। और कॉलेज में आपने फिर कॉलेज में पहुंच के फर्स्ट ईयर के बाद फिर बायोलॉजी चेंज किया, फिर पीएमटी देना शुरू किया, उसके बाद हुआ है। तो आपने कहाँ से, आपकी जो शिक्षा दीक्षा है वो कहाँ से हुई? शुरुआती बताऊं कि एक शुरुआत से बताइए आप। शुरुआत मणिपुर प्राइमरी स्कूल, माध्यमिक शाला केदारपुर, मैंने सरकारी स्कूल में पढ़े? सारे सरकारी स्कूल में, मल्टीपर्पज़ हायर सेकेंडरी स्कूल, फिर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, फिर मेडिकल कॉलेज रीवा, उसके बाद मुंबई रेजिडेंसी के लिए, फिर वापस यहाँ। आपने एक दौर देखा अपने पिताजी की संस्कृति, परंपरा और अपने दादाजी की जो विरासत है वो भी देखी। आपके जो चाचा हैं वो भी काफ़ी सैद्धांतिक रहे, पिताजी भी सैद्धांतिक रहे जी। और आप उस पर अमल करते हैं। कोशिश करता हूँ। तो कभी ये भावना नहीं आती है कि और लोग इतना कमा रहे हैं तो मैं भी उस अंधी दौड़ में शामिल हो कभी जाऊं? नहीं, कभी इस पैसे के पीछे भागने की भावना कभी आई ही नहीं। ऊपर वाली कृपा, बड़ों का आशीर्वाद, घर के संस्कार, सब मिलजुल के। आपकी जो धर्मपत्नी है वो भी डॉक्टर है? जी, वो भी भगवान दया से वैसी ही है। माने एक ही विचारधारा के मिल गए आप लोग। जी। क्या लगता है, किसी गरीब को देखते हैं आप जो कोई इलाज कराने आता है, जिसके पास अभाव रहता है, स्वस्थ हो चाहे जैसे भी हो, मन में भाव आता है कि इसकी मदद करनी चाहिए चाहे जैसे भी हो, इसको स्वस्थ होना चाहिए। बहुत लोग नहीं करा पाते, खर्च नहीं कर पाते, जितनी कोशिश हो सकती है अपनी तरफ से हॉस्पिटल से मदद करते हैं। कुछ सब- मरीज यहाँ पे आते हैं, वो बताते हैं कि आज गए, हमारे पास पैसा नहीं था, और कभी आप कोई सैंपल की दवा या जिस तरीके से भी आपने मदद की, आपने कभी किसी को प्रताड़ित नहीं किया कि तुमको इतना पैसा देना है, क्या करना है? नहीं। यहाँ तक कि आपके यहाँ पे एक वो चीज़ रहती है कि जो फीस का जो स्ट्रक्चर है वो भी आप मार्केट से कम रखते हैं। जितना सामान्य है, जितना वास्तव में लेना चाहिए अस्पताल चलाने के लिए, खुद जीवित रहने के लिए, उतना पर्याप्त है। तो और लोगों से वो कंपटीशन नहीं होता है कि और लोग जो हैं आपको बोलें कि भाई आप इतनी फीस क्यों कम फिर क्यों तो कर भेड़ रहे हैं? चाल में भागना हो गया ना, भेड़ चाल में भागना हो गया, फिर उनमें और यहाँ फर्क कहाँ रह गया। तो भावना कभी आई नहीं कि इतना इस प्रोफेशन में पैसा कमाने वाली भावना कभी नहीं आई। लेकिन दुर्भाग्य डॉक्टर साहब कि अभी की जो जनरेशन है, अभी भी कह लीजिए या पहले भी, और दिन पर एक दिन एक देखा जा रहा है कि जो डॉक्टर का जो प्रोफेशन है, एक बड़ा संवेदनशील परोपकारी एक व्यक्तित्व होना चाहिए इस पे, लेकिन लगातार वो पैसे के पीछे जो अंधानुकरण और भेड़ चाल चल रही है वो बढ़ती ही जा रही है। सब नहीं है लेकिन कुछ तो हैं। अभी भी, कुछ लेकिन तो कई है। डॉक्टर ऐसे हैं कि जिनके अंदर इंसानियत है। बहुत सारे हैं, कुछ नहीं है, बहुत सारे हैं ऐसे। कुछ दिखते हैं सामने, कुछ नहीं दिखते सामने, लेकिन है बहुत लोग हैं। मदद सभी कुछ न कुछ करते ही हैं अपने स्तर पे। बहुत कुछ हैं, बहुत गिनती के हैं जो मदद नहीं करते, जो सिर्फ पैसे के पीछे हैं, लेकिन वो बहुत कम हैं। तो बस- कोरोना शख्सियत में हम आपको इसीलिए ला रहे हैं कि कम से कम कुछ अच्छी चीज़ें, खासकर जब कोरोना की जो भयावता रही, जी जो विभीषिका जो विश्व ने पूरा जिसे देखा जी और लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, लाशों का अंबार लोग देख रहे थे, चारों ओर चिताएं धधक रही थी। उस समय आपने, आपको कोई ऐसे केस, बहुत सारे। किस तरह मदद की आपने उनकी? पैसे नहीं होते थे किसी के पास, उसमें किसी के पास पैसे नहीं थे, आते थे इलाज करिए, पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, करो, जब आएंगे देना। बहुत सारे लोगों का ट्रीटमेंट उसमें फ्री हुआ और उसमें बहुत सारे लोगों ने बाद में आके किस्त में कुछ न कुछ पैसा चुकाया।
बहुत कम थे जो वापस लौट के नहीं आए। कुछ कारण रहा होगा, मजबूरी रही हाँ, होगी, कुछ मजबूरी रही होगी। लेकिन लोगों में उतनी ईमानदारी रखें कि वो है, किस्त में आके ईमानदारी दिए। है। आजकल के लोग ईमानदारी ऐसी नहीं, ईमानदारी नहीं ऐसी बात नहीं है, एकदम ईमानदारी है, खास करके गांव के लोगों में। देखिए कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं डॉक्टर साहब कि जो गांव के लोग हैं, जिन्हें हम एक कहते हैं कि ये गांव के लोग हैं, उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन गांव के लोग प्रकृति के प्रति भी संवेदनशील हैं और ईमानदारी भी है उनके ईमानदारी अंदर। है। डॉक्टर साहब से हम उसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं। औ- और कुछ ऐसा कोरोना में कोई विशेष केस जिसने आपको एक झंकृत किया हो, या आपके जो डॉक्टरी का जो ये प्रोफेशन है हम्म, उस कार्यकाल में कुछ ऐसे केस जिससे आपने प्रेरणा ली या कुछ पहल करने के लिए आपके मन में एक कुछ ऐसा विशेष नहीं, सामान्य केसेस ही, लेकिन कभी अस्पताल बंद करने का विचार मन में नहीं आया। डर से काम करते चलो, जो होगा देखा जाए वाला माहौल था उस समय, उसी में करते चले, कोई ऐसा विशेष नहीं। एक केस जरूर, एक डॉक्टर के फादर थे, वो कोरोना पॉजिटिव थे, टेस्ट की रिपोर्ट उनकी आ नहीं पाई थी, पॉजिटिव थे, पता नहीं था, ऑपरेट हो गए, वो इमरजेंसी से करना पड़ा मजबूरी में। ऑपरेशन के बाद टेस्ट की रिपोर्ट आई दूसरे दिन, पॉजिटिव हुए, आईसीयू में शिफ्ट हुए, बड़ी मुश्किल से जान बची। उस समय घबराहट हुई थी, अंदर से घबराहट हुई थी कि कहीं खुद को ना हो जाए, और खुद पॉजिटिव हुआ भी था उस समय, लेकिन भगवान की कृपा थी, कोई सिम्टम नहीं आया, धीरे धीरे सब ऐसे ही निकल गया। अब चलते हैं अतीत पे। भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, उस समय आपके पिताजी का जन्म हुआ। हाँ। उच्च शिक्षा उन्होंने की, अभावों में रहकर पढ़े, लेकिन शिक्षा को उन्होंने वरीयता के क्रम में रखा। हाँ। और वो डॉक्टर बने। उनका नाम था डॉक्टर कृपाशंकर त्रिपाठी जी। जिन्हें यहाँ के पूरे सरगुजा संभाग के लोग किसी मसीहा से कम नहीं समझते थे जी। और उन्होंने जो अपने जो प्रोफेशन, अपने जो व्यवसाय का और अपने कर्मों से एक जो बीज रोपित किया इस स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में, वो बीज आज एक विशाल बरगद की पेड़ की तरह में परिवर्तित हो गया है। ये बात सही है। और वो जो पेड़ की जो शाखाएं हैं, कह लीजिए, आपके लोग, आप हैं, आपके परिवार के लोग हैं, आपकी धर्मपत्नी हैं, आपके बेटे बहू हैं। क्या लगता है कि आप माने उसी क्रम में जाना, मेडिकल के उसमें जाना, आप अपनी जनरेशन में, पिताजी के जनरेशन में, माने कल, आज और कल, यदि बात की जाए तो राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर और रणधीर कपूर वालों पिक्चर याद आ रही, कल, आज और कल, तो उससे आप कैसे, ये फर्क तो है, फर्क तो बहुत है, फर्क बहुत है। उस समय के लोग और आज के लोगों में ही फर्क है। डॉक्टर के सोच में फर्क तो है ही, थोड़ा पेशेंट में बहुत फर्क है। आज का मरीज सिर्फ मरीज नहीं है, अधिकांश मरीज आज का मरीज बनकर अस्पताल नहीं आता, ग्राहक बन के सेवा लेने आता है। वो सोचता है डॉक्टर को 300 रुपये फीस दिया हूँ, उसको वसूल करना है। मेंटेलिटी कॉमन आजकल ये है, जो मैं अपने प्रैक्टिस में चेंज देख रहा हूँ पिछले 30 सालों में। आने वाले समय में स्थिति और खराब ही होनी, से सुधरनी नहीं है। तो डॉक्टर और पेशेंट के बीच का ट्रस्ट जो है अब नहीं है, नहीं बराबर है, बहुत कम है। जैसा बोला, गांव वाले, सिर्फ गांव वाले ही कुछ भरोसा करते हैं, बाकी लोग, अधिकांश लोग नहीं करते। आया, पैसा दिया, सेवा ली, गए। इसका रूट क्या है? इसका रूट कैसे बताऊं क्या है? डॉक्टर की सोच, पेशेंट की सोच, दोनों है। अन्य अस्पतालों में जाइए, कई अस्पताल में जाते रहते हैं, समाचार लगते रहता है, मिलते रहता है कि कई जो बड़े बड़े अस्पताल हैं जो अपना विशाल भवन बनवा लेते हैं कुछ ही दिनों में, कई घोटाले के भी आरोप लगते हैं, आयुष्मान योजना का और ये इस प्रकार का योजना का। कई बार एजेंसियां उनमें छापे भी मारती हैं, बड़े बड़े रैकेट भी पकड़ती हैं। ये देखा गया है कि वहाँ पे बकायदा जो उनके एजेंट, या शुद्ध शब्दों में कहा जाए, देशज शब्दों में, तो दलाल बन के घूमते रहते हैं, जो मरीजों को गांव-गांव से उठाकर लाते हैं और उन्हें उनके रोग बेचने के नाम पर उनके शरीर को और रोगग्रस्त करते हैं और डॉक्टरों को संपन्न करते हैं। आपके यहाँ ये सब चीज़, आइए तो कोई रैकेट नहीं दिखता,
इससे तो कम से कम आप मुक्त हैं। मुक्त हैं, इससे मुक्त हैं। ये रैकेट इस अस्पताल में नहीं आएगा, ये तो तय है, यहाँ नहीं आएगा। वो रैकेट है, कुछ तो मजबूरी है, बहुत लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट है, कई 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है बड़े अस्पतालों में। पैसा कहाँ से आएगा? पेशेंट से आएगा। आयुष्मान योजना है, सब फ्री चाहते हैं। जो संपन्न है, जो इलाज खर्च वहन कर सकता है, वो भी कार्ड लेके फ्री ट्रीटमेंट चाहता है। पैकेज इतना नहीं है कि उस पैकेज में आप हॉस्पिटल को चला पाएँ, खर्च निकाल पाएँ मुश्किल से। कैमरे के ये भी- पीछे अनौपचारिक बात हो रही थी आपके छोटे भाई साहब से। वो बता रहे थे कि भैया का सिद्धांत है, स्थिति ये हो जाती है कभी कभी हॉस्पिटल का खर्च भी मेंटेन करने में मुश्किल हो आती है। चल जाता है। उसके बाद भी आप संतुष्ट हैं? पैसे की बहुत जरूरत है नहीं, इसलिए संतुष्ट है। पैसे की भूख जगह तो संतुष्ट हो जाएंगे फिर। बड़ा सादा सरल जीवन है। शर्ट कभी आप इन करके नहीं पहनते? आदत ही नहीं है। क्यों? आदत नहीं है, ज़रूरत नहीं है, दिखाने की ज़रूरत नहीं है, साहब बनने की ज़रूरत नहीं है। गांव के पेशेंट हैं बेचारे सब, जैसे जाओ उनको ठीक करो, बस दिखावा से उनको कुछ मतलब स्कूटी नहीं है। उठाते हैं आप, चल देते हैं हाँ। चप्पल पहन के। हाँ, कार चलाने की जगह नहीं है शहर में, कार खड़ी करने की जगह नहीं है, इसलिए स्कूटी आदत है शुरू से। नहीं, कार तो एक बहाना हो गया, सादगी आपके एक नेचर में है। शुरू से जैसा है आदमी वैसा ही है अभी तक। साधारण से आप एक होटल में चले जाएंगे, वहाँ आप समोसा भी खा लेते हैं, किसी ठेले में खड़े होकर आप डोसा भी खा लेते हैं। तो अरे वो डॉक्टर साहब आए हैं, डॉक्टर साहब आए हैं, तब भीड़ आपको पहचानती है। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन आदमी जैसा है उसको वैसा रहना चाहिए ना। आज तो एक बड़ी गजब की चीज़ हुई डॉक्टर साहब की, स्टोरी करने आए थे आपकी, हमारे कैमरा टीम के एक मेंबर के ही पैर में चोट लग गई। हाँ, सुबह और वो पेशेंट बन के पहुंच गए। तो जो स्टोरी करने आए थे उन्हीं की स्टोरी हो गई आज। सुबह बेचारे आ गए, होनी है। उसके बाद देखिए काम कर रहे हैं वो, उसके बाद भी काम कर रहे हैं वो, बहाना नहीं बनाया उन्होंने। चाहते बहाना बना के रख जाते। ये सब भी माने एक प्रभावित करते हैं आपको ऐसे लोग। और क्या कहना चाहेंगे अभी के जो डॉक्टर हैं? एक बात चल रही थी कल, आज और कल, उस फिल्म से लेके थोड़ा सा अपन उसको टैली करें। आपके पिताजी, हाँ, जमाना अलग था, ज़रूरतें बहुत नहीं थी, सुविधाएं भी नहीं थी। हम लोग के समय में धीरे धीरे करके सुविधाएं बढ़नी शुरू हुई, ज़रूरतें बढ़नी शुरू हुई, ज़रूरत पूरी के लिए पैसे की जरूरत पड़नी शुरू हुई। अब के ज़माने में, आगे के ज़माने में स्थिति क्या होगी नहीं बता सकता, अनुमान लगा सकता हूँ कि स्थिति बहुत खराब होने वाली है। देखिए तीसरी पीढ़ी आपके एक जो बेटे हैं, भाई साहब के बेटे बताए आपने, बेटे बहू, वो तो न्यूरो सर्जन है, यूरो सर्जन है। तो वो तो चाहते तो कहीं भी उनको बाहर बहुत अच्छी जॉब मिल सकती, तो क्यों आए यहाँ पे? यही कहना चाह रहा हूँ। संस्कार है तो इसी घर का बच्चा, ब्लड वही है, दादाजी को भी देखा है, उसको देख के मन हुआ उसका भी कुछ करने का, के लिए चला आया। बेटे बहू सब संतुष्ट रहते हैं कि जितना है सब अभी उतना ही तक में फिलहाल रहें? सब संतुष्ट हैं, सब। किसी में बहुत पैसे की भूख नहीं है। इस घर में बाबूजी के दिए संस्कार तो है। आदर्श सब किसको मानते हैं आप? बाबूजी को। साहित्य उनके- में, उनके साहित्य जैसा- में उनके जैसा नहीं, क्योंकि साहित्य में बहुत रुचि मेरी नहीं रही है, बहुत साहित्यिक में रहा नहीं हूँ। वो मेरा साहित्य यही है, ऑर्थोपेडिक। हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं आप। हाँ, बाकी किसी काम के लिए समय कभी मिला नहीं। सारे शौक धीरे छूटते चले गए। सारे संगीत छूट गए, संगीत वो भी गाना, छूट, संगीत छूट गया, खेलना छूट गया। गाना कौन सा पसंद है ये बता दीजिए। सुनते ही नहीं ज़्यादा। सच बोल, मैडम नहीं बोलती हैं? सच बोलूं तो मैडम नहीं सुनाती? मैडम सुनती हैं। अच्छा। वो सुनाती नहीं, वो ना सुना है वही अच्छा है। आप नहीं सुना है? बहुत बेसुरा गाती है। नहीं तो आप तो हड्डी के विशेषज्ञ हैं ना, गले के रोग के विशेषज्ञ थोड़ी हैं आप। गले का विषय होता तो गला ठीक करता। हाजिर जवाब भी हैं आप, क्या बात है। क्या आप कहना चाहेंगे कि जो अभी युवा पीढ़ी है, अभी के जो डॉक्टर आ रहे हैं, जो पीढ़ी आ रही है, या जो पेशेंट भी हैं, हाँ, तो कोई संदेश देना चाहेंगे? बदलाव दोनों में है, बदलाव दोनों में। समय का फेर है ये,
डॉक्टर अब के डॉक्टर जो आ रहे हैं उनमें सेवा की भावना बहुत कम लोगों में बची है। पैसा कमाने की भावना, जल्दी से जल्दी पैसा कमाने की भावना ज़्यादा लोगों में है। कोई अपील की बने इस प्रकार की कोई कुछ पॉलिसी बनाए, सरकार भी इसमें कुछ वो करे? कुछ सरकार कुछ नहीं करेगी, आपको ही पता है, मुझको ही पता है। बहुत बेबाकी से बोल रहे हैं। तो करना क्या पड़ेगा इसके लिए? तो क्या बताऊं, आप बताएं, आप पत्रकार हैं। कुछ तो नीतियाँ, क्या सुधार होना चाहिए, नीति क्या बदलनी चाहिए, कहाँ कहाँ कमी है, ऑफ द रिकॉर्ड मैं बता सकता हूँ, कैमरे के सामने नहीं पूछिए मेरे से। क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आपके समय में, यदि अब मैं कुछ खुल के बात करूं तो आप लोग के समय में डॉक्टरी का जो प्रोफेशन होता था बड़ा एक सिलेक्शन से होता था। हाँ। और अब वो जो सिलेक्शन का जो रूप हो गया है उसमें डोनेशन अहम हो गया है। असली कारण आज के बच्चों में जल्दी पैसा कमाने के एक ये भी है सबसे बड़ा। अगर वो MBBS करने के लिए 2 करोड़ खर्च कर रहा है, PG करने के लिए फिर 2-3 करोड़ खर्च कर रहा है, 10-12 साल अपने जीवन का दे रहा है, पढ़ाई में 5 करोड़ खर्च होगा उसके। कई ऐसे बच्चे जिनके अंदर वो डॉक्टर बनने की नैसर्गिक क्षमता नहीं है, लेकिन अपने घर में माता पिता के दबाव के कारण, परिजनों के दबाव के कारण बनते हो, या एक अंधानुकरण, हाँ, कि हमको एक तुलना करनी है, कंपटीशन करना है, वो डॉक्टर बन रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, पढ़ने में तेज है नहीं, और इससे स्वास्थ्य में गिरावट हो रही है। तो इस तरह के बच्चे, उनका माइंडसेट थोड़ा सा अलग रहता है। जो कंपटीशन से मेहनत करके निकला होता है उसका माइंडसेट थोड़ा अलग है। इन तरह के लोगों का माइंडसेट थोड़ा सा अलग है। कैसे बदलेंगे आप? प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बंद कर नहीं सकते। आपका एक शौक है जी, फोटोग्राफी का। जी, कैमरे आपको दिख रहे हैं। हाँ। इसे लेकर भी आप बड़े रोमांचित रहते हैं। ये शौक कहाँ से आ गया आपको? यूं ही बर्ड फोटोग्राफी का शौक बांधवगढ़ रीवा, जहाँ मेरी मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई हुई है, हम लोग के रास्ते में बांधवगढ़ नेशनल पार्क पड़ता था। तो अक्सर शनिवार की रात में हम ऑर्थोपेडिक वाले स्कूटी उठा के बांधवगढ़ निकल जाया करते थे। 150 किलोमीटर था, जंगल घूमते थे। घूमते 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 मुझे वहीं आदत पड़ी जंगल घूमने की, पहाड़ घूमने का। धीरे धीरे घूमे तो कुछ उसको कैप्चर भी कर लें, दिमाग में आया। उस ज़माने में कैमरे नहीं मिलते थे, मोबाइल फ़ोन नहीं था। एक पुराना एंशिएंट कैमरा एक दोस्त के हाथ से, उसके पिताजी से मिला, उससे फ़ोटोग्राफी करनी शुरू की। धीरे धीरे करके कुछ डेवलप होता गया। तो वाइल्ड लाइफ में आपको काफ़ी इंटरेस्ट है? वाइल्ड लाइफ में ही इंटरेस्ट है वास्तव में। छुट्टियां मैं चाहता हूँ कि मेरी कहीं जंगल में ही गुजरे, एकांत, शांत, शांति, प्रकृति का सानिध्य आपको शांति, अच्छा लगता है? शांति में। तो सबसे अच्छी जगह आपको कौन सी लगती है? भारत में आप कई जगह घूमे, सिक्किम, जहाँ पे केमिकल बैन है। उससे खूबसूरत जगह, उससे साफ सुथरी जगह, जहाँ तक मैं घूम पाया अभी तक मैं कहीं नहीं गया। मेरे ख्याल से जो सिक्किम है वहाँ पे केमिकल बैन है पूरा, है ही नहीं। वहाँ की सब्जी में पेस्टिसाइड यूज नहीं कर सकते, एकदम नहीं, 0.1% भी नहीं है, नहीं, पूरी तरीके से नेचुरल है। हाँ, औसत आयु काफ़ी अधिक है। प्लास्टिक प्लास्टिक में बॉटल बैन है। तो वो जगह आपको आकर्षित करती है। और ईमानदार लोग हैं, बदमाशी नहीं है, बहुत ईमानदार लोग हैं। डॉक्टर साहब, हमारी एक पहल की मुहिम है, यहाँ की प्रकृति और का जो विनाश हो रहा है उसके संरक्षण और संवर्धन में भी एक मुहिम बीच बीच में चलाते रहते हैं। हालांकि उसमें सहयोग बहुत कम लोगों का मिल पाता है, क्योंकि राजनीतिक वातावरण है। हाँ, हर कोई अपने चेहरे को चमकाना चाहता है, लेकिन करना कोई नहीं चाहता। तो उस पहल में भी आप हमारा साथ देंगे? अवश्य, जब कभी समय मिले। महामाया पहाड़ है, उस पर एक वृक्षारोपण की मुहिम शुरू कर रहे हैं कि जो नकारात्मकता थी वो जो होना था हो गया, हाँ, लेकिन कम से कम जो चीज़ बची है उसे बचा के रखा जाए। अब वही ज़रूरत है। जो बच चुके हैं उनको उखाड़ने की बात मत सोचे, नहीं उखाड़ पाएंगे वो सब राजनीतिक कारण है। तो वो उसके पीछे पड़ना, समय नष्ट करना है। जितना बचा है उसको बचाए रखिए। और कोई संदेश युवा पीढ़ी के लिए आपकी ओर से? काम करिए, पैसे के पीछे मत भागिए। काम करेंगे पैसा अपने आप आएगा। काम करेंगे तो गरीबी में नहीं जिएंगे, अमीर नहीं हो पाएंगे, बात सही है। डॉक्टर में कोई कभी अमीर नहीं हो पाता, सही काम करके
वेल टू डू रहेंगे आप, आपको कुछ कमी होगी नहीं महसूस। समाज को कुछ न कुछ देते देंगे रहेंगे। देंगे ही आप। आज भी आप एक लंबा ऑपरेशन 3 या 3.5 घंटा का आपने ऑपरेशन किया है। हाँ, रूटीन है वो। कितना कितना ऑपरेशन करते हैं आप पर डे? एक कभी दो, उससे अधिक कभी नहीं कर पाया। ऑर्थोपेडिक सर्जरी में समय लगता है। कितना समय काम कर पाएंगे आप? अब 63 साल की उम्र में। 63 साल के हो गए? नहीं, एज तो पता नहीं चल रही, लेकिन 63 हो रही फिट है एकदम आप। 63 होने वाला हूँ मैं। बीपी शुगर कुछ नहीं? कुछ नहीं, सब खाते पीते हैं? सब पीते नहीं। पीते नहीं। नहीं मैंने सामान्य जूस, खाना, ये सामान्य, चाय, कॉफी। हाँ, सामान्य खाना पीना, सामान्य खाना पीना, वो पीना नहीं। बड़े रोचक अंदाज में आपसे बात हो रही है। आज आपका एक अलग फॉर्म देखने को मिल रहा है कि आप उस जीवन से हट के भी, और एक यही राज है कि आप हंसते गुनगुनाते अपने जीवन का सफ़र वो कर रहे हैं, और भगवान को आप धन्यवाद देते हैं, और साथ में अपने पिताजी के धन्यवाद देते हैं, घर के लोगों को धन्यवाद देते हैं कि जो आपको इस माहौल में प्रेरित कर रहे हैं। हाँ, तो शख्सियत के कार्यक्रम में आप आए और आपका एक साक्षात्कार लिया, हमने आपसे रूबरू होने का मौका मिला अपने पॉडकास्ट के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। अभी हमने शख्सियत में बात की डॉक्टर संजय त्रिपाठी जी से, और अब बात कर रहे हैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी से, जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं और काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रसिद्धि क्यों हुई ये भी हम आपको वो वाकया बताएंगे। तो चलते हैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी के पास, जो डॉक्टर संजय त्रिपाठी की धर्मपत्नी हैं। जय हिंद। जय। पहल के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब से शादी हुई, आप भी डॉक्टर हैं। शादी के पहले ही आपने कोर्स कर लिया था या शादी के बाद आपने पूरा कोर्स कंप्लीट किया? मैंने MBBS शादी के पहले ही कंप्लीट कर लिया था। इंटर्नशिप में हाफ वहाँ रीवा मेडिकल कॉलेज से की, आधा यहाँ अंबिकापुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से किया मैंने। अच्छा। उसके बाद बच्चे हो गए, उसके बाद मैं PG में गई। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, एक लड़की है और एक लड़का है। क्या कर रहे हैं वो अभी? बेटी जो है वो पल्मोनरी मेडिसिन में MD कंप्लीट कर ली है, अब SR शिप में है दिल्ली में, और बेटा जो है वो बिजनेस में उतर गया है, MBA कर रहा है। जी। डॉक्टर परिवार में शादी हुई, आपके जो ससुर की जो है उनकी फादर इन लॉ की ख्याति बड़ी रही संभाग में। हाँ हाँ। यहाँ तक कि राज्य में भी उनका जो नाम है, जो पुराने डॉक्टर बड़े सम्मान की दृष्टि से लेते हैं। तो उस परिवार की बहू बनने पे आपको कैसा लगा? बड़े परिवार की बहू बनना और एक डॉक्टर बहू बनना, ये दोनों के साथ जिम्मेदारी भी आपकी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उस हिसाब से जैसे मैं आई, और जब यहाँ पर बहू बन के आई, और वो भी बाऊजी की बहू बन के आई, तो पब्लिक में निकलना, हर जगह की डॉक्टर साहब की बहू होके, एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ है, वो फीलिंग धीरे धीरे करके अंदर ही अंदर बहुत बढ़ती गई। जबकि मैं एक न्यूक्लियर फैमिली से थी और अपने घर में सबसे छोटी लड़की थी, एक भाई एक बहन थे, छोटी बहन थी मैं। तो मैं इतने दबाव में, इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं देखी थी। मम्मी पापा दोनों जॉब में थे। जब यहाँ आई और एज ए बहू, एज ए डॉक्टर, एज ए मदर, बहुत सारी चीज़ें एक औरत के साथ लग जाती हैं, जिससे कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। संयुक्त परिवार है आपका? कितने सदस्य हैं अभी? अभी तो हम लोग 7 बहुएं हैं, और 7, 6, 13, टोटल 28 हैं। 28 लोगों का खाना एक साथ बनता है? बनता है। नाश्ता एक साथ होता है? नाश्ता एक साथ होता है, दोपहर का खाना एक साथ होता है, रात का खाना एक साथ होता है। सभी रहते हैं डाइनिंग टेबल में? सब एक साथ। वो कंपलसरी है? कंपलसरी है। कंपलसरी कहिए, किसी का मन ही नहीं लगता है अकेले खाने का। सब अपने आप ही उस टाइम से बंध के किचन में आना, सबका मिलना जुलना, एक अलग ही वो माहौल हो जाता है, जो आपके दिन भर के थकान, एंजाइटी, डिप्रेशन सब समाप्त हो जाता है। कुकिंग का भी शौक है आपको? बिल्कुल शौक है। तो अस्पताल से आके आप घर में खाना भी बनाती हैं, भिड़ जाती हैं? जब 28 लोगों का खाना बनना बहुत बड़ी बात है। कैसे कैसे डिवाइड करते हैं उसमें? वो एक्चुअली बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट बाबूजी ने शुरू किया था, शुरू से ही। किसी एक बहू पे पूरा काम नहीं आना है,
जो बहू खाना बना रही हैं वो बाहर का काम नहीं करना है, उनको बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और खाने में भी तीनों टाइम, जैसे ब्रेकफास्ट 2 में डिवाइड है, 2 करेंगी, 2 लंच टाइम में, 2 डिनर टाइम में। और मैं जब आई तो जो कुछ रहा, कभी कुछ स्पेशल बनाने का मन, तो मैंने उसको किया। ऐसे कोई ज़बरदस्ती कुछ किसी से कुछ नहीं कहा जाएगा। ये सब पता नहीं कैसे इस घर का, वो कहिए ईश्वर की कृपा कहिए, कि शुरू से ही बना रहा जब और से अभी मैं तक आई। चल रहा है, और अभी तक चल रहा है, ईश्वर से प्रार्थना है कि लगातार चलते चलता रहे, ही रहे। क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में हम्म जहाँ तक अनुमान है कि वैसे जो परिवार हैं बहुत कम बचे हुए हैं। हम्म इतने लोग, इतने सदस्य हैं, जबकि कई सदस्य आपके बाहर चले गए, बच्चे जो हैं कई हाँ, बाहर कई पढ़ रहे बच्चे, हैं। हाँ, सब आधे से ज़्यादा तो और जब बाहर पूरे हैं। जुड़ते हैं तीज त्योहार में तो कितने हम्म। मेंबर हो जाते हैं उसमें पूरे? हमको तो लगता है 40-42 तक हो ही जाते हैं। अब हम लोग उसी हिसाब से मैनेज भी कर रहे हैं कि कुक वगैरह रखे हुए हैं। अब मैनेजमेंट उतना वो टफ नहीं है जितना शुरू में था। शुरू में होता था। आप अपना जो काम है, क्योंकि घरेलू जीवन भी है, वहाँ भी इतने लोग, 28 लोग एक साथ रहते ही हैं। जब तीज त्यौहार हो जाए तो 40 और 42 लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद और अपने प्रोफेशन में जो डॉक्टरी का जो पेशा है, उसमें आप संतुलन कैसे स्थापित करती हैं? मैं अपना संतुलन सिर्फ अपने परिवार के कारण ही उठा पाती हूँ, कर पाती हूँ। मेरी फैमिली ने, मेरी जो जेठानी, देवरानी, हम लोग सब एकदम बहनें जैसे रहते हैं। और वो लोग मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। अगर वो लोग देखती हैं कि दीदी रात भर ऑपरेशन करती रहीं या डिलीवरी में रहीं, तो लोग अलग से ही मेरे लिए खाना रख देना, या जैसे कोई स्पेशल चीज़ बनी है तो वो स्पेशल चीज़ रख देना। ये नहीं कि मैंने लंच स्किप कर दिया या ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया तो वो चीज़ मैं नहीं पाऊँगी, वो मेरे लिए रखा जाएगा। ये मुझे साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। और चूँकि मैं साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग रहती हूँ, रिफ़्रेश रहती हूँ, अच्छा फ़ील करती हूँ, तो मैं भी अपने प्रोफ़ेशन में भी अच्छा फ़ील कर पाती हूँ। उन लोग को भी, पेशेंट लोगों को भी काफ़ी खुश कर पाती हूँ। पूरे परिवार के तो जो अपने सदस्य हैं उनका? परिवार, पूरा परिवार का एक-एक सदस्य, बड़े से लेके बाबूजी से लेके एक छोटा-सा बच्चा भी घर का मेरे को बहुत सपोर्ट किया। तब मैं अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में इतनी सक्सेस अ, कर पाई। मदर इन लॉ का कुछ उल्लेख करेंगे आप? बहुत बड़ी बात है। मदर इन लॉ का उल्लेख इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जैसे चाचा जी ने कहा था कि उनके फादर के पास एकेडमी नहीं थी, पर उनके पास विज़न था, विजन था, इंटरेस्ट था उस पे। इंटरेस्ट था। मेरी मदर इन लॉ के पास विज़डम था। विज़डम इज़ क्रिएटेड बाय एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो वो अपने आप कैरी करती थी। जो लाइनें मैं एक समय भयंकर बुक रीडर थी। जब देखो तो मैं किताब उठा के पढ़ती ही रहती थी। और जब मैं माँ के पास ऐसे ही बैठ जाती थी कभी, तो माँ इतनी बड़ी चीज़, बहुत ही बड़ी-बड़ी बातें 2 लाइन में बोल देती थी, जिसको मैं पैरा-पैरा पढ़ के अपना एक ज्ञान प्रकाश तैयार करती थी। माँ के पास जैसे एकदम विज़डम का दौलत ही दौलत था। असली दौलत ही वही है। उनके पास पूरा अनुभव का सार था। पूरा अनुभव का सार, एक लाइन वो बोल देती थी। वो सब चीज़ों ने मेरी पर्सनालिटी को बहुत चेंज किया माँ के साथ रहने के बाद। बचपन से मैंने अपनी मम्मी को पढ़ते देखा, मम्मी लेक्चरर थी, तो मेरे को एक यही चीज़ समझ में आता था कि एक लड़की को हर समय, मतलब पढ़ाई, बचपन से लेके बड़े में, फिर मैं MBBS चली गई, तो आप समझिए मैं किताब से निकली ही नहीं। जब मैं यहाँ आई और जब एक प्रैक्टिकल लाइफ में आई, तो माँ हुई, हमारी बड़ी दीदी हुई, छोटी दीदी हुई, मेरी छोटी जो देवरानियाँ हैं सब की सब। तो ये एक जो मैंने वो देखा कि आप पढ़ के वो चीज़ें नहीं पा सकते जो आप प्रैक्टिकली पा सकते हैं लाइफ के एक्सपीरियंस से। वो सपोर्ट बहुत बड़ा रहा, माँ का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा मेरे लिए। आप ये बताइए कि आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, बीच में आपके यहाँ केस आया और एक जो महिला थी उसकी डिलीवरी होने को थी और वो लगातार रो रही थी। आपको जब पता चला कि ये एक जांबाज सैनिक की पत्नी है, तो आपने पूरा उसका इलाज फ्री कर दिया
डॉक्टर साहब ने और आपने उसे पूरा अटेंशन दिया, और ये जो चीज़ है यहाँ ही नहीं पूरे देश भर में एक चर्चा का विषय बना। तो क्या मामला क्या था वो? उसमें वो पेशेंट मेरी आई, रेगुलर जैसे पेशेंट आते हैं, इमरजेंसी में आई, एडमिशन लिया उसने, और उसके बाद हम लोग जो दस्तखत लेते हैं तो उसमें वो रोने लग गई कि मेरे हस्बैंड नहीं आ पाएंगे। तो जब मैंने पूछा कि कैसे क्या हो गया, तो बोली कि पुलवामा में मेरे हस्बैंड हैं और अभी कोई खबर नहीं आ रही है, कोई फ़ोन नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो। फिर उसकी जब आराम से डिलीवरी वगैरह सब हो गया, हम लोग ने सब फ्री भी कर दिया। उसके हस्बैंड फिर उससे बात भी कर लिए, थर्ड डे उनको फ़ोन मिल गया। तो उस समय वो एक आर्मी वाले की वाइफ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा रहता है कि उसके जो हस्बैंड हैं तो वो लोग तो वहाँ पे तैनात हैं, तभी हम लोग यहाँ पे सुरक्षित काम कर पा रहे हैं। तो और बस वही, पेशेंट मेरे से ज़्यादा ही ताकतवर थी। वो एक आर्मी वाली की जो वाइफ होती है उसकी ताकत ही देखने लायक रहती है। इस कंडीशन में मतलब हम लोग को सीख मिलती है कि सोचिए उस कंडीशन में जब उसके हस्बैंड वहाँ पे हैं, बात नहीं हो पा रही है, और उसने इतने अच्छे से लेबर पेन लिया, डिलीवरी कराई शांति से, सपोर्ट से, और अपने बच्चे को प्रॉपर मैनेज करी। और अब जब मैंने उससे पूछा कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है, और जब उसके हस्बैंड से बात हो गई तो काफ़ी खुश हंसते हुए बताई कि मैडम मतलब बच गए हैं, मेरे हस्बैंड बच गए हैं, उनकी वह बात भी हो गई है। ये पुलवामा अटैक की बात थी कि उसके पहले की? पुलवामा अटैक उसके 2 दिन पहले हुआ था। और उस समय से वो लगातार असमंजस की स्थिति हाँ, में थी। उसको ये लग रहा था कि उसके हस्बैंड की ड्यूटी पुलवामा की ही जगह पे थी, पर कहीं दूसरी जगह पे थी। वो उस बस में नहीं थे जिसमें पूरा का पूरा गए थे। लेकिन वो एक सस्पेंस था, सस्पेंस और था। वो अंदर से काफ़ी आहत थी। बहुत आहत थी। जब तक बात नहीं होती हस्बैंड से तो सीधे तो यही लग रहा था कि आपके यहाँ एक चीज़ है कि आप लगातार जो सैनिक हैं हम्म या इस प्रकार के उसमें रहते हैं, हम्म तो उनकी आपने डिलीवरी अपने यहाँ बोली कि हम फ्री फ्री करेंगे। करते हैं। मैं अपनी फीस एकदम फ्री रखती हूँ उन लोग की। जितना भी जो भी मिनिमम जो भी ड्रग्स वगैरह वो लोग लाएंगे, दवाई लाएंगे, बस वो रहता है। बाकी मैं तो मुझे लगता है मैं आर्मी वालों के लिए क्या ना कर दूँ, क्या ऐसा चीज़ हो जाए कि मैं कर दूँ। और दूसरा एक ये हम लोग के बहुत कॉमन होते हैं, कभी कभी आप आजकल सुने होंगे कि यंग लोग बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट में जाते हैं। तो कई वाइफ आ रही हैं, दिखा रही हैं, उनका 6वां महीना चल रहा है, 5वां महीना चल रहा है, हस्बैंड पता चल रहा है कि महीने भर पहले एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए। उनको भी मैं पूरी तरह से फ्री रखती हूँ, और जितना ज़्यादा हो सकता है फिर उनसे बात भी करती हूँ। कई संस्थाएं हैं, कई लोग हैं जिनसे मैं बात करती हूँ कि आगे इनको भी जॉब वगैरह मिल जाए, इनकी हेल्प हो इससे जाए। परे जाकर भी आप लगी रहती हैं कि लगी उनका रहती हूँ। अगर उत्थान मेरे कैसे से हो। पेशेंट पूछती है, वो तो मुझे ही देखती है ना। जब हम लोग डिलीवरी कराते हैं तो उसके लिए हम लोग बहुत बड़ी चीज़ रहते हैं। आगे की भी कोई समस्याएं होती हैं तो कई चीज़ें वो डिस्कस करती है। तो मैं ज़रूर एक बार अपनी ओर से, जिन लोग को मैं जानती हूँ, क्योंकि वो लोग भी हम लोग के पास आते हैं दिखाने, संस्था वाले भी, तो मैं ज़रूर एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसका आगे देख लेना। सरहद पर जो सैनिक सेवा करते हैं उनके परिजनों के लिए डॉक्टर आराधना त्रिपाठी किसी देवदूत से कम नहीं, किसी भगवान से कम नहीं, क्योंकि वो उनकी पत्नी के, उनके किसी भी परिजन की जब डिलीवरी होती है तो वो उनसे पैसे नहीं लेती, और ये कहती हैं कि हम देश को कुछ तो दें, क्योंकि वो जांबाज जो सैनिक हैं किन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में वहां जाकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। हम उनसे हैं, वो हमसे नहीं है, हम उनसे हैं, ये जो भावना है। तो हम इनसे फिर से बात करते हैं एक बार। डॉक्टर साहिबा, ये बताइए आप कि इस कितने लोगों की इस तरीके से आपने डिलीवरी कराई है? मुझे याद नहीं है। कई केस हैं। हाँ, कई केस हैं। अब क्या होता है कि कई पेशेंट्स जानते हैं कि मैडम स्पेशल देखती हैं, आर्मी वालों को फ्री रखती हैं, तो वो स्पेशल आते ही हैं मेरे पास। कहीं जशपुर से आएंगे, स्पेशल दिखाने आते हैं। माने दूसरे जिलों से भी आपके पास आ रहे हैं? हाँ, मुझे मतलब अब ऐसे तो देखिए अपन इतने पेशेंट्स को हैंडल करते हैं तो नहीं याद रहता है कि किसका। पुलवामा वाला चूँकि इतना हाईलाइट हुआ
तो इसलिए मुझे ये याद है। कोरोना काल में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अंदर तक हिला गईं, या कुछ ऐसे पेशेंट जिन्होंने आपके अंदर एक और भावना पैदा की कि समाज को कुछ दिया जाए, वैसे कुछ प्रसंग? कोरोना काल में सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि हम डॉक्टर्स को एक बार की ये अपनी बॉडी को ईश्वर को ही सौंपना पड़ रहा था कि अब भगवान आपकी मर्जी। बच्चे, क्योंकि अगर आप न्यूज़ खोलिए, टीवी खोलिए, सोशल मीडिया खोलिए, तो सिर्फ मौतें दिख रही थी। मेरे अपने भी एक दो रिलेटिव जो मतलब बाहर साइड थे, यूपी वगैरह में, उनकी भी दनादन डेथ की खबरें आ रही थी। और पेशेंट्स ऐसे हो गए थे कि कोई कहीं छू नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा है। तो ये हो रहा था कि अब जितना हो सके जो होगा देखा जाएगा, उतरना तो होगा ही, करना तो होगा ही। घर में डर लगता था आपके? बिल्कुल डर लगता था। जॉइंट फैमिली है, 45 लोगों की फैमिली है और छोटे बच्चे हैं। मेरी भतीजी के जुड़वा बच्चे भी यहीं पे थे, तो उस समय तो बहुत ही डर लगता था। एक टाइम तो कोरोना काल में हम लोग के घर में ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। पूरा घर पॉजिटिव आ गया था। सिर्फ मैं और मेरे एक देवर और डॉक्टर साहब, 3 लोग हम लोग निगेटिव थे उस समय। तो पूरे घर लॉकडाउन हो गया था। सबके कमरे में खाना बना के, टिफ़िन लगा लगा के हम लोग पहुंचाते थे, सुबह दोपहर शाम। अब 3 लोग, हाँ 3 लोग। और उसके बाद पेशेंट अलग देखना अब है। पेशेंट अलग देखना है। वो तो बहुत ही क्रिटिकल समय था। मतलब वो कहते हैं ना कि ईश्वर भी कभी ना कभी आपकी परीक्षा जरूर लेता है। क्योंकि देखिए, सौभाग्य ये देखिए कि परीक्षा लिया ऊपर वाले ने, ऊपर वाले और ने आप उसमें वही मदद करता है, वही तभी मदद आप किए। उससे उभर पाते हैं। कुछ और ऐसे चीज़ें आपके यहाँ जो हैं, ये नहीं लगता, और जो महिलाओं में कंपटीशन बहुत होती है, हम्म एक मूल स्वभाव होता है। हम्म आपकी जो कलीग्स हैं या बाहर रहने वाली जो डॉक्टर हैं, आपकी जो फ्रेंड्स रही हैं, कि आप इतना फीस क्यों नहीं लेती, आप इतनी बड़ी चीज़ों को क्यों नहीं वो कर लेती, आप इतना बड़ा एक नर्सिंग होम क्यों नहीं चला लेती, ये चीज़ें आती हैं आपके मन में कभी, या विचलित नहीं। करती हैं? कभी नहीं करती। या तो कह लीजिए कि हस्बैंड का असर बहुत हो जाता है। 80% जीवन साथी का असर हो ही जाता है आपके ऊपर। तो मैं कभी मतलब ऐसे पैसे की तकलीफ भी नहीं हुई। बचपन से भी मतलब मम्मी पापा दोनों जॉब वाले, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि बहुत ज़्यादा। मेरे बाबूजी को के साथ भी मैं बैठती थी, साल 2 साल तक बाबूजी के साथ बैठी। बाबूजी को मैंने इतने करीब से देखा। आपके जो ससुर रहे? हाँ, उन्होंने मुझे अपने क्लिनिक में अपने साथ बैठाया एक टाइम पे। मतलब जब मैं प्लेन MBBS होके ही थी, जब मेरी शादी हुई थी। एक तरीके से आपको ट्रेनिंग दी है वो? ट्रेनिंग दिए। अब उनकी 250 की OPD होती थी, 250-300 तक की OPD उनकी चली जाती थी। उस समय मैं जब बैठती थी तो एक कोने में बैठ के बस पर्ची में, जब बाबूजी बोल देते थे इसको इसका दे दो दवाई, इसको इसका दे दो दवाई, बस वो जल्दी जल्दी पर्ची में लिखती जाती थी। और वो ऐसा समय था कि मतलब मुझे लगता है कि उसी ने मुझे धीरे धीरे, उस फेज ऑफ लाइफ ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। पेशेंट से इंटरेक्शन करना, उसके परिवार से भी इंटरेक्शन करना, नॉट ओनली फॉर द पर्सनल लाइफ, नॉट ओनली एज अ पेशेंट, उसकी आगे की भी क्या प्रॉब्लम है, अंदर की भी। बाबूजी हर चीज़ डिस्कस करते थे। मतलब अगर किसी की पर्सनल प्रॉब्लम है तो उसको भी सॉल्व कर देते थे, जिसके लिए आजकल अपन साइकेट्री से लेते हैं, साइकोथेरेपी से लेते हैं। वो सब एक कुर्सी में बैठ के बाबूजी सारी प्रॉब्लम एक पेशेंट की सॉल्व कर देते थे। शहर के एक बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, उन्होंने किस्सा बताया कि मैं उन्हें गया और मेरे पेट में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। मैं गया कि डॉक्टर साहब, अंकल जी ऐसा हो गया है। बोले अच्छा 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 ठीक है, बैठ जाओ। 1 घंटा बैठा ले रखे, बोले कल आना। फिर अगले दिन गया तो बोले कि आज कल, बोले कि नहीं वो है, पेट में गैस की प्रॉब्लम है या क्या है। दूसरे दिन भी कुछ नहीं बोले। फिर मैं काफ़ी देर जब बैठे रहा तो बोलते हैं कि तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुम बताओ। तो बोले आपको तो बताया हूँ कल से। तो बोले ये जो सामने से जो स्कूटर से तुम इतनी तेज तेज निकलते हो,
पहले साइकिल में चलते थे तब तुमको प्रॉब्लम नहीं थी, पैदल चलते थे प्रॉब्लम नहीं थी, अब फर्राटेदार स्कूटर से चल रहे हो, तुमको प्रॉब्लम नहीं हुई तो क्या मेरे को होगी। तो बोले कि मैं उस समय बहुत झेपा और फिर मुझे समझ में आया कि देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे थी। तो आपके जो फादर इन लॉ रहे, जो बाबूजी, वो कई लोगों को बिना दवा के भी ठीक करते थे, जो डॉक्टर की देखिए मूल पहचान होती है। कई लोग ऐसे होते सही हैं। बात है। और कुछ कहना चाहेंगी आप युवा पीढ़ी को? युवा पीढ़ी के पास स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तनाव बहुत ज़्यादा है। उनकी मतलब जो 80% कह लीजिए तो वो लोग तनाव में जी रहे हैं आगे बढ़ने की। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कट थ्रोट कंपटीशन है, चाहे आप मेडिकल में लीजिए चाहे दूसरे फील्ड में लीजिए। उनका सर्वाइवल के लिए उनको ज़रूरत से ज़्यादा एक सुपर मैन पावर जैसी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने आप को शांत रखिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। लाइफ बहुत लंबी होती है, कुछ ना कुछ जो भी नियति ने आपके लिए लिखा होगा वो आप तक जरूर पहुँचेगा। डॉक्टर साहब इतने सिंपल, बड़े साधारण रहते हैं, सेटिंग करते नहीं, टाई मारते नहीं, एडजस्ट कर लेती हैं। बिल्कुल कर लेती हूँ। बोलती हैं कि भाई ऐसे थोड़ा सा ऐसे रह लो, वैसे रह लो। बस वही शंकर जी हैं वो। शंकर जी हैं। बहुत अच्छी आपने उपमा दी उनको। आपके पसंद के कोई साहित्यकार, कोई पसंद का संगीत, कोई गाना जिसे सुनकर आप तरोताजा होती हो, स्ट्रेस मिटाती हो? गाना तो मैं हर प्रकार का सुनती हूँ, पर सच बताऊँ तो मैं शिव जी की भक्त हूँ। तो 24 घंटे में एक ना एक बार प्रेमानंद जी महाराज का वो सुनना, वीडियो देखना और अपना शिव जी का एक ना एक भजन जरूर सुनती हूँ। किनके भजन आपको ज़्यादा प्रभावित करते हैं? आपने रिधिम शर्मा का नाम सुना है? रिधिम नहीं, मैंने। जो शिव कैलाशों के वासी गाए हैं। अच्छा अच्छा। वो जी। मेरी आत्मा को छू लिया। मतलब उस गाने को सुनते सुनते मुझे ऐसा लगा कि जैसे सही में मैंने शिव जी को पा लिया। और फिल्मी गानों की बात की जाए तो देशभक्ति गाने भी हैं और भी चीज़ें हैं, क्योंकि सैनिक परिवार का फ्री में इलाज करती हैं और अपना कर्तव्य मानती हैं उसे। तो किस रंग दे प्रकार? बसंती। रंग दे बसंती चोला। बहुत पसंद है मुझे। तो कितनी अच्छी से इन्होंने बताया डॉक्टर आराधना त्रिपाठी जी ने कि रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। क्यों? क्योंकि इनकी जो परिकल्पना है वो देश में, खासकर जो सीमा पे जो जवान हैं, जो युद्ध की विभीषिका झेलते हैं, वही नहीं, उनका पूरा परिवार उस विभीषिका के दौर से गुजरता है कि युद्ध में हमारे पति के साथ क्या हो जाए, हमारे रिश्तेदार के साथ क्या हो जाए। लेकिन उसके बाद भी जो ये डॉक्टर साहिबा हैं, ये एक गाने को लेकर इनकी जो रुचि है कि मेरा रंग दे बसंती चोला, यानी देश में ये माँ भारती से ही प्रार्थना करती हैं कि बसंत का एक वो चीज़ रहे और चोला भरे रहे, और ये अपने पेशेंट को भी उसी ऊर्जा से सराबोर रखकर उनके लिए भी समाज में एक दिशा और दशा देने का काम करती हैं। खासकर जब पेशेंट इनके घर से इलाज करवा भी लेता है, उसके बाद भी ये उनकी स्थिति को, परिस्थिति को देखती रहती हैं। कई ज़रूरतमंद जो पेशेंट रहते हैं, जिनके पति की दुर्घटना में मौत हो गई रहती है, उनके लिए भी ये चैरिटी आयोजित करवाती हैं। कितने ऑपरेशन कर लेती हैं आप? 1 या 2 पर डे? पर डे भी नहीं कह लीजिए, कभी कभी तो हफ्ते भर कुछ नहीं होते, कभी कभी हफ्ते एक दिन में ही 4-5 होते हैं। पेशेंट की एंट्री वो तो इमरजेंसी है। क्या मांगेंगी भगवान से? यदि आपको कहा जाए कि मांगने के लिए, आप क्या मांगेंगी? मेरे हाथ से किसी का बुरा ना हो। मैं जितना जिसकी ज़िंदगी अच्छी बना सकूं उतनी अच्छी ज़िंदगी बनाऊं। बहुत बढ़िया बात आपने कही, क्योंकि देखिए जो डॉक्टर है वो भी एक सृजन करता है, किसी के जीवन को देना, बचाना। भगवान और प्रकृति के जो संरचनात्मक, सृजनात्मक कार्य होते हैं, उसकी आप एक मुख्य कड़ी हैं। बहुत अच्छा आपने साक्षात्कार दिया और इसके लिए हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। नमस्ते। अब डॉक्टर, ये जो परिवार है
उनकी तीसरी पीढ़ी के सदस्य ये भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर चंद्रांशु त्रिपाठी जी। जी। जय हिंद। जय हिंद। पहल के कार्यक्रम शख्सियत में तीसरी पीढ़ी के हैं आप। जी। आपके ग्रैंडफादर भी डॉक्टर रहे, काफ़ी प्रसिद्ध डॉक्टर रहे, लोग उन्हें भगवान की तरह पूजे। जी। आपके चाचा जी भी हैं, अंकल आपके जी। डॉक्टर संजय त्रिपाठी जी, आपकी चाची हैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी, जी। वो भी। आप और आपकी पत्नी दोनों डॉक्टर हैं। जी। आपके पिताजी वैज्ञानिक रहे जी। और उन्होंने भी सरगुजा ज़िले में कृषि वैज्ञानिक रहते हुए काफ़ी अनुसंधान किया और उनकी जो कार्य हैं बड़े सराहनीय रहे। दुर्भाग्यवश एक दुर्घटना में उनका निधन हो गया, अब वो हमारे बीच नहीं है। कुछ प्रेरणा आप लेके डॉक्टर बने? जी, एक्चुअली सबसे बड़ी प्रेरणा तो मेरे दादाजी ही थे, जिन्हें हम देख के बड़े हुए हैं। साथ के साथ फिर मेरे चाचा चाची आए और बचपन से ही जैसे मैं घर पे देखता था, मेरे फूफा जी भी डॉक्टर थे, जो अभी सूरजपुर में हैं। तो सबको देख के ऐसा लगता था कि मेरे को भी डॉक्टर बनना है और उसी तरह से काम करना है। बचपन में भी हम जैसे स्टेथोस्कोप रहता था, बीपी वाली मशीन रहती थी, उससे खेलते थे, इंजेक्शन्स होते थे, उससे खेलते थे। तो काफ़ी कुछ मतलब एक मतलब साथ के साथ चल रहा था वो सब चीज़। वो खेलने में तो हम भी बहुत खेला करते थे जी, जी। कि इंजेक्शन किसी को लगा दें, जी, जी। लेकिन डॉक्टर तो नहीं बन पाए। जी, नहीं। आपकी जो हाँ। परवरिश है उस जी। माहौल में हुई, जी, जी। फिर भी और कोई कारण जो आपको ये प्रोफेशन जो है अट्रैक्ट करता रहा? मल्टीपल रीजंस थे इसके। जैसे साथ के साथ जैसे मैं अपने दादाजी के साथ जाता था, उनके क्लिनिक में बैठता था, तो उनको देखता था कैसे पेशेंट से बात कर रहे हैं और पेशेंट कैसे खुश हो रहे हैं, मतलब उनकी बात करने से, इलाज होने से। तो सब चीज़ मेरे को बहुत अट्रैक्ट करता था कि कभी मैं भी जाके मतलब ऐसे ट्रीटमेंट करूँगा। और बहुत ही फ़ैसिनेटिंग लगती थी वो दवाइयाँ, इंजेक्शंस, कि मैं भी कभी इसको हैंडल करूँगा, पेशेंट के ऊपर काम करूँगा, उसका रिस्पॉन्स आएगा, पेशेंट खुश होगा। तो ये सब चीज़ मतलब वो कितने सालों तक आप अपने ग्रैंडफादर के समय रहे, उनका सानिध्य मिला आपको? मैं तो देखिए 12th के बाद भी जब मैं एमबीबीएस कर रहा था तब तक दादाजी थे साथ में। तो पूरा गाइड किया उन्होंने मेरे को कि 10th के बाद क्या क्या बायोलॉजी अगर आप ले रहे हो तो कैसे प्रिपेयर करना है, फिर 12th के बाद आपको कैसे प्रिपेयर करना है, एमबीबीएस में जाने के बाद आपको कैसी पढ़ाई करनी है। तो बहुत बार उनके साथ बैठ के मैंने टॉपिक वगैरह भी डिस्कस किया है। एक बार मेरा सेमिनार हुआ था यहाँ मल्टीपर्पज़ स्कूल में सिकल सेल एनीमिया के बारे में, तो पूरी मैं उनके साथ बैठ के पढ़ाई किया, उन्होंने मेरे को पूरा गाइड किया कैसे प्रेजेंट करना है। उसमें भी हमने मतलब जीता, फर्स्ट प्राइज़ जीता वहाँ जाके। जैसा आपकी चाची बता रही थी जी। कि वो ट्रेनिंग देते थे, जी, जी। जबकि वो ससुर रहे। उस जी। समय एक बड़ी एक जी। मान्यता थी कि ससुर और बहू, जी। लेकिन पढ़ा लिखा परिवार, जी, जी। उन चीज़ों माने परंपराएं भी जीवित रहीं, जी, जी। लेकिन उन्हें इस तरीके से ट्रेनिंग दी उन्हें कि उन्होंने पूरी चीज़ें सीखी सीखी। और साथ में सीखा एक संस्कार, एक विरासत कि कम से कम जो भी आपका पेशेंट आ रहा है उसे आप इंसान माने। इंसान माने, भगवान ने आपको सेवा का अवसर दिया है। जी। हंसता हुआ चेहरा आपका भी है। जी, थैंक यू। क्या आप कहना चाहेंगे कि जैसे उस समय में और अब में जी। जनरेशन गैप देखने को मिला, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, खासकर डॉक्टरी प्रोफेशन को लेकर? डॉक्टरी प्रोफेशन को लेके तो बहुत चेंजेस हो गए हैं। जैसे उस टाइम पे आपका रहता था कि बहुत ही पेशेंट ओरिएंटेड रहते थे डॉक्टर्स। अगर आपके पास एक पेशेंट है, 2 पेशेंट है, तो पूरा टाइम 1-2 पेशेंट के ऊपर डॉक्टर्स देते थे और बिल्कुल मतलब ये रहता था कि हमें पेशेंट को ट्रीट करना है और बाकी और कुछ नहीं चाहिए। अब बहुत चेंजेस आ गए हैं, मतलब आपको अब भीड़ बढ़ चुकी है, पेशेंट्स बढ़ चुके हैं और पेशेंट की क्यूरियोसिटी बढ़ चुकी है, तो उस हिसाब से आपको डील करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें अब इन्वेस्टिगेशनल हो गई हैं, पेशेंट को छूना कम हो गया है। हम इन्वेस्टिगेशन के द्वारा बहुत सारी बीमारियों को डायग्नोस कर सकते हैं और इस तरह मतलब बहुत काफ़ी मेडिकल फील्ड में तो काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। अगर जो दादाजी का प्रैक्टिस था वो तो बिल्कुल ही अलग था और जो हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। न्यूरोसर्जन, यूरोसर्जन, जी। दोनों में क्या डिफरेंस है? आप किस चीज़ के विशेषज्ञ हैं? मैं यूरो सर्जन का हूँ। यूरो सर्जन मतलब आप किडनी हो गया, किडनी के नीचे यूरेटर, ब्लैडर, प्रोस्टेट हो गया, टेस्टिस हो गया, पेनिस हो गया, तो इन संबंधों से हम डील करते हैं यूरो सर्जरी में। और जो न्यूरो सर्जरी रहती है वो आपकी मस्तिष्क, पूरी नसों ब्रेन का। की या फिर स्पाइनल कॉर्ड हो गया, स्पाइन हो गया, उससे डील करते हैं। तो ये एक सुपर स्पेशलिटी है, सर्जरी का एक डिवीज़न है, मतलब आपका सब स्पेशलिटी। संतुष्ट हैं आप इस बिल्कुल। प्रोफेशन में? बिल्कुल, बिल्कुल।
तो पैसा कमाना आपका उद्देश्य है, नहीं देखिए नाम कमाना उद्देश्य जी, है, देखिए पैसे समाज में मुस्कुराहट बिखेरना आपका उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है आप ये नहीं बताइए? देखिए फर्स्ट जो आपने बोला पैसे कमाने का, वो अगर मेरे को पैसा कमाना रहता तो मैं और बड़ी सिटीज़ में सेटल हो सकता था, क्योंकि वहाँ से भी ऑफर्स मेरे को काफ़ी अच्छे थे। बट मेरा जो प्राइम रीज़न है यहाँ आने का फर्स्ट तो ये है कि यहाँ पे हमारा पूरा नींव डला हुआ है डॉक्टरी का। साथ के साथ मेरे को अपनी जगह पे रह के अपने लोगों के लिए काम करना है और अपनी जगह पे अपना नाम बनाना है। ये मेरा प्राइम रीज़न है यहाँ पे आने का अंबिकापुर। अंबिकापुर जैसी छोटी सिटी में सुपर स्पेशलिटी में काम करना थोड़ा चैलेंजिंग है, बट यहाँ पेशेंट्स हैं, बहुत पेशेंट्स हैं, अवेयरनेस की कमी है। बस मेरा एम यही है कि पेशेंट को अवेयर करना है कि यूरोलॉजी होता क्या है, ताकि पेशेंट को बाहर नहीं जाना पड़े। जो ट्रीटमेंट आपका बाहर हो रहा है, ज़्यादा पैसे में हो रहा है, वही सेम चीज़ें अंबिकापुर में हो रही है, कम पैसे में हो रही है और अच्छी हो रही है। बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। आप वही विरासत, आप वही संस्कार संभाले हुए हैं। जी भगवान से प्रार्थना है कि आप दिनों दिन उन्नति करें, लेकिन अपने संस्कारों के साथ संस्कार के जो बीज हैं जी जी, उन्हें आप पल्लवित करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। अभी हमने बात की डॉक्टर चंद्रांशु त्रिपाठी से। उनकी पत्नी है डॉक्टर श्रुति मिश्रा। डॉक्टर श्रुति जी, आप ये बताइए कि आप भी डॉक्टर हैं, जी, इसी परिवेश में आई, किस शहर से आई आप? नागपुर से। नागपुर से आई। बड़े शहर से छोटे शहर का सफ़र कैसा लगता है, इस परिवार में आना? अच्छा लगता है। मैं बचपन से ही जॉइंट फैमिली प्रोडक्ट नहीं हूँ, मैं न्यूक्लियर फैमिली में रही हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ रहती हूँ तो मुझे हमेशा हर दिन ऐसा लगता है जैसे फेस्टिवल है। मैं पहले भी अपनी मम्मी को बोलती थी कि मम्मी अकेले अकेले में मज़ा नहीं आ रहा है। तो मेरी शादी भी फिर वैसी ही हो गई, जो हर दिन यहाँ त्योहार जैसा ही लगता त्योहार है। मनता है। जी आपकी चाची भी, जो डॉक्टर आराधना त्रिपाठी यहाँ की जी प्रसिद्ध गायनकोलॉजिस्ट हैं, जी वो भी न्यूक्लियर फैमिली से थी, जी आप भी न्यूक्लियर फैमिली से, जी। लेकिन आपने यहाँ पे आके आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है। जी। ये बताइए आप किस चीज़ की डॉक्टर? मैं डेंटिस्ट हूँ। मैंने उसमें एमडीएस भी किया है, पीजी किया है वर्धा से, रूट कनाल स्पेशलिटी में, जिसको बोलते हैं दंत संरक्षण विभाग। उसमें हम दांत को रूट कनाल करके बचाते हैं। जो अभी मॉडर्न डेंटिस्ट्री है, हम दांत को जितना भी छोटा हो जाए उसको कोशिश करके 50% भी स्ट्रक्चर अगर रहता है तो हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं। मैंने अब जैसे बीच में हम आपके पास आए तो पहचान जाएंगी आप, जी, इलाज जी। कर देंगी। जी जी पैसा लेके कि बिना पैसा के? भगवान मत करे कि आप लोगों के पास आना पड़े, क्योंकि डॉक्टरों का जो क्षेत्र होता है वो कम ही उनके पास आए, ज़्यादा अच्छा है। यहाँ के आपके जो दादा ससुर रहे, जी उनका काफ़ी नाम, आपके जो चाचा चाची हैं उनका एक नाम है, एक गरिमा है, परिवार की गरिमा है। डॉक्टर चंद्रांशु त्रिपाठी आपके हस्बैंड हैं, उन्होंने भी अपने दादा के साथ काफ़ी अच्छे पल गुजारे हैं। जी। क्या आत्मसात करके आप आगे बढ़ना चाह रही हैं, या कुछ ऐसी आप नज़ीर पेश करेंगी, मिसाल पेश करेंगी लोगों के सामने, जिससे डॉक्टर श्रुति मिश्रा की भी ख्याति हो? जी, मैं यहाँ क्वालिटी डेंटल ट्रीटमेंट लाना चाहूँगी। जो हमने बड़े शहरों में भी काम किया तो वहाँ हमने यही सीखा है कि पेशेंट को कितना अवेयर करना है। जैसे मेरे हस्बैंड ने बोला कि यहाँ पेशेंट्स हैं बट दे आर नॉट अवेयर ऑफ द डिसीज़ दैट दे आर कैरिंग। सो वही चीज़ हम अपने डेंटिस्ट्री में भी हम लाना चाहते हैं। हम पेशेंट को मोर एंड मोर ओरल हेल्थ की तरफ अवेयर करना चाहते हैं, दैट इट इज़ लिंक्ड टू योर बॉडी डिसीजेज एज वेल। जैसे ओरल हेल्थ इज़ रिलेटेड टू डायबिटीज़। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपना ओरल हेल्थ मेंटेन करते हैं, गम डिसीज़ होता है वो डायबिटीज़ से रिलेटेड होता है। प्रेगनेंसी में भी ओरल हेल्थ का बहुत बड़ा मेजर रोल है। तो अगर हम अपनी ओरल हेल्थ मेंटेन करते हैं, हम अवेयर करते हैं पेशेंट्स को, तो पेशेंट्स हमारे पास ज़रूर उसका इलाज करवाएंगे और क्वालिटी डेंटल ट्रीटमेंट लेंगे, जो कि यहाँ ज़रूरत है आज की विदेशों में एक जो चीज़ है, जैसे डिलीवरी होती है तो पूरे टेस्ट होते हैं, ओरल टेस्ट होता है, हार्ट का चेकअप होता है, जी कई चीज़ें की जाती हैं, उसके बाद वहाँ डिलीवरी की जाती है, जी। दवाइयों की डोज बहुत कम रखी जाती है, हम्म। पैरामीटर होते हैं। हाँ, आपके यहाँ आपकी चाची गायनकोलॉजिस्ट हैं, जी चाचा आपके ऑर्थोपेडिक। आर्थोपेडिक्स हैं, हस्बैंड आपके यूरो सर्जन हैं, आप डेंटिस्ट हैं, तो आप लोग इस प्रकार का कोई कंबाइंड करके भी पूरा इलाज करते हैं? ऐसी ज़रूरत हाँ, पड़ी है करते कभी? हैं। बहुत बार एक दूसरे को कुछ रेफरल देना होता है, कोई पेशेंट में क्वेरी होती है
तो कई बार मेरी चाची यहाँ भेजती हैं पेशेंट मेरे पास, या मुझे डाउट होता है कि इस पेशेंट में कुछ करना चाहिए कि नहीं, तो मैं भी उनके पास भेजती हूँ। तो ऐसे होते हैं केसेस, जैसे यूरो सर्जरी और गायनेक के भी बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें वो लोग एक दूसरे से डिस्कस करके डिस्कस करना चाहते या हैं। फिर जॉइंट होके केसेस करते हैं। तो आप जैसे यहाँ पे आई, कई फील्ड देखी आप, आपके जो बैचमेट हैं, जी आपके जो कलीग हैं, जी एक तरीके से देखा जाए तो वो धीरे 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 इतने भौतिक, माने भौतिक बात की हाँ। तरह कई लोग वो हो गए हैं। तो आपको वो दुनिया नहीं लगती है कि अगर पैसा कमाओ, सिद्धांत को एक साइड कर दो, किनारे कर दो? आई थिंक स्लो ग्रोथ इज़ अ गुड ग्रोथ, जो कि एक छोटी सिटी में अच्छी होती है। और यू कैन रन बिहाइंड मनी, वैसा नहीं है कि वो लाइफ गलत है, बट हमें हमारे परिवार के साथ, हमारे बड़ों के साथ, और हमारे एक जो लेगेसी है हमारी, उसको कैरी फॉरवर्ड करना हमारा काम है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम वो करने में वी आर सेटिस्फाइड, वी आर हैप्पी। आप मान रही हैं कि आपके जो परिवार की एक लेगेसी है, जो पूरी जी। विरासत में मिली है, जी। जो समृद्धि, जो माने उनको एक नाम लेते हैं, भगवान तुल्य माना जाता है डॉक्टर को, और आपके यहाँ ग्रैंड फादर उनको मानते थे, आपके जो, और आपके चाचा की भी ख्याति है, चाची की भी ख्याति है, भगवान करे कि आप पति पत्नी की भी ख्याति हो। तो यहाँ पे आप, और आपके चेहरे से एक बड़ा आत्मविश्वास लग रहा है, हंस के आप उत्तर दे रही हैं। पूरे परिवार में देखा जाए तो आप कॉन्फिडेंट, डॉक्टर साहब के बाद आप कॉन्फिडेंट होके दे रही हैं। ठीक, गांवों में हेल्थ, खासकर जो डेंटिस्ट हैं, जी वो कैंप यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो कुछ ऐसी योजना है आपकी कि जो सरगुजा के जो दूरस्थ क्षेत्रों के जो गांव हैं, वहाँ पे गरीब मरीजों को फायदा मिले? ज़रूर, आगे हम ऐसा सोच सकते हैं करने का। अभी तो फिलहाल हमने स्टार्ट किया है प्रैक्टिस। आप But- कितने साल से हैं यहाँ पे? बस अभी दिस इज द फर्स्ट ईयर दैट वी हैव स्टार्टेड। एक साल से ही आपने स्टार्ट एक किया साल है? से नहीं, वही 3 मंथ्स से है हम लोग। अभी आए हैं। अभी 3 महीने से हाँ, शुरू किया है। जी देखिए, कई चीज़ों को आपने यहाँ पे भांप लिया है। हाँ। एक यहाँ के जो लोकल हैं, लोग हैं, कैसे लगते हैं यहाँ के जो लोग हैं? सिंपल है यहाँ के लोग, जो आप बताओगे वो मानते हैं, दे आर ओबीडियंट। सो ऐसा कुछ मतलब प्रॉब्लम तो नहीं आया पेशेंट में प्रैक्टिस करते टाइम पे। बड़े शहर की चकाचौंध। जी, बड़े शहर के पेशेंट बहुत पढ़ के आते हैं, बहुत नॉलेजेबल होते हैं, उनको पता होता है, उनको डील करना भी एक अलग है। बड़े शहरों के पेशेंट के कंपैरिजन में यहाँ के पेशेंट्स बहुत इनोसेंट हैं और अवेयर भी कम है। बड़े शहरों के पेशेंट्स काफ़ी अवेयर होते हैं, दे माइट गिव यू देयर ओन ट्रीटमेंट प्लान्स ऑल्सो, तो वो यहाँ नहीं है। इस परिवार से बात की मैंने, और तीनों पीढ़ी के जो डॉक्टर्स, आपके जो दादाजी, जी। दादा ससुर हैं, वो तो नहीं रहे। हम्म। आपके जो चाचा हैं उनसे बात की, आपके पतिदेव से बात की, आपसे बात की, सब में मेरे को एक कॉमन एलिमेंट दिख रहा है कि इंसानियत की भावना है, उसको रखें, और पैसे जितना मिल रहा है उतना पर्याप्त है। हर प्रकार के पेशेंट आते हैं, रिच भी आते हैं, सब आते हैं, लेकिन उसके बीच भी आप लोग गरीबों का ख्याल रख रही हैं, जी। उनके फीस को माफ़ कर रही हैं, और जगहों से काफ़ी कम फीस लेते हैं, अपनी तरफ से सहयोग भी करते हैं। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि आपको उन्नति दें और ये विचार हमेशा बने रहें जी। डॉक्टर साहिबा, क्योंकि विचार परिवर्तनशील भी होते हैं। तो ये विचार इस भौतिक दुनिया में जैसे जैसे भौतिकता बढ़ रही है, वैसे वैसे नैतिकता भी गिर रही है। तो कम से कम ये इस परिवार की विरासत को आप संभाले रखें। इनके जो डॉक्टर साहब के जो चाचा हैं, जिनके पिताजी के बारे में हम बात कर चुके हैं कि किस कदर वो यहाँ के जो मरीज़ हैं उन्हें लोग मसीहा समझते थे, डॉक्टर स्वर्गीय कृपा शंकर त्रिपाठी जी को। और सौभाग्य से उनके जो भाई हैं, छोटे भाई हरिशंकर त्रिपाठी जी, जो प्रसिद्ध अधिवक्ता हैं, छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय में भी इन्होंने एक नज़ीर पेश की है। तो हम बात कर रहे हैं उनसे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद। आप एक ऐसे परिवार को बिलोंग करते हैं कि जिन्होंने काफ़ी किया। आपके जो बड़े भाई साहब रहे, वो पूरे संभाग के नॉर्थ उत्तरी छत्तीसगढ़ के एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे और गरीबों के मसीहा थे। वो, उनको कोई फीस से मतलब नहीं होती थी, इलाज करते थे, जबरन किसी को दवा खाने से भी मना करते थे। क्या संस्मरण है उनके?
उनका संस्मरण तो पूरा भरा पड़ा है और उनको याद करके अभी अभी भी मैं रोमांचित हो जाता हूँ। जी। और उनसे मैं काफ़ी जुड़ा हुआ था, मेरे से 9 साल बड़े थे वो। और हम लोग यूपी से जब यहाँ आए, सरगुजा में आए, तो सरगुजा में अभाव की ज़िंदगी हम लोग जिए, कोई साधन नहीं था। और हमारे पिताजी वो शिक्षा के प्रति इतने उतावले थे कि वो कहते थे कि हमारे दोनों बेटा बहुत बड़े विश्वविद्यालय में जाके पढ़े। और उसका परिणाम हुआ कि डॉक्टर के.एस. त्रिपाठी भी बीएचयू से इंटर साइंस किए और फिर नागपुर मेडिकल कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ। मैं भी लालायित था कि किसी प्रकार बीएचयू में मेरा एडमिशन हो, और संयोग से मैं भी बनारस यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी। आपके बड़े भाई साहब जो रहे, बड़े ख्याति प्राप्त डॉक्टर रहे जी, आज उनकी शख्सियत में आज हम उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। और उनमें उनके कुछ संस्मरण आप बताएं, जो कुछ आप। भैया बहुत ही शांत स्वभाव के, बहुत ही पढ़ाकू आदमी थे और वैरायटी ऑफ बुक्स पढ़ते थे वो। दवा खाने से आने के बाद वो 11-12 बजे रात तक पढ़ते थे अपने बिस्तर पर, प्रतिदिन। और ऐसा नहीं है कि मेडिकल का ही बुक पढ़ते हो, वैरायटीज ऑफ बुक्स आपने बताया, वैरायटी ऑफ बुक्स पढ़ते थे। अब आप ताज्जुब कीजिएगा, मुझसे 9 साल बड़े थे, लेकिन उससे मैं फिल्म की बातें करता था। पूरे फिल्म पर घंटों बात होती थी हमारी, घंटों बात हो। साहित्य पर अगर बात हो तो घंटों बात होती थी, समझे ना। और बहुत डिटेल बताते भी थे, इतना अध्ययन किए हुए थे। तो उनके पास जो किताबें थी, वो किताबें तो बहुत ही नष्ट हो गई, हम मेंटेन नहीं कर पाए, हमारे परिवार के लोग उसको। यानी अंग्रेजी की किताब भरी पड़ी थी, अंग्रेजी किताब पढ़ते थे, साहित्य पढ़ते थे, हिंदी के साहित्य पढ़ते थे, बंगला साहित्य सीख गए थे। उनको रुचि जागा कि बंगला पढ़ते। जहाँ तक उनके प्रोफेशन का है कि इतना पॉइस प्रोफेशन उन्होंने लीड किया है कि 2 बजे रात में अगर पेशेंट आ जाए तो उठते थे, कोई साधन नहीं था जाने के लिए, आइदर साइकिल पकड़िए या पैदल जाइए। चाहे 2 बजे रात हो, चाहे 3 बजे रात हो, बाकायदे उड़ जाते थे। और थोड़ा वो पान के शौकीन थे या सुपारी के शौकीन थे, तो भाभी भी उठ के पान या सुपारी बना के दे देती थी। और साइकिल अगर है तो साइकिल चल, ये तो पैदल चले जाते। छोटा बस्ती था अंबिकापुर। एंड ही वॉज द फर्स्ट MBBS ऑफ दिस प्लेस, पहला MBBS थे पूरे इस उत्तरी छत्तीसगढ़ में, पहला संभाग में पहले MBBS, वो भी नागपुर से गए थे। BHU से इंटर साइंस किए थे। और उनका देखी देखा से मैं पढ़ने लगा, मुझको भी इंटरेस्ट आ गया किताबों पर। और मैं भी वैरायटी ऑफ बुक्स पढ़ता हूँ, वैरायटी ऑफ बुक्स। तो इतना तो सिद्ध हो गया है कि शिक्षा से बढ़ के कोई चीज नहीं। और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा भी है, न ही ज्ञानं सदृशम पवित्रम ई वित्त। इस पृथ्वी पर अगर सबसे कोई पवित्र वस्तु तो ज्ञान है, वो ज्ञान है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और इस पहल के कार्यक्रम शख्सियत में आप आए और आपसे बात करके हमें बहुत खुशी हुई। जय हिंद, नमस्ते। इस शहर के जो पुराने लोग हैं, उन लोग भी स्वर्गीय डॉक्टर कृपा शंकर त्रिपाठी जी को याद करके भावुक हो जाते हैं और उनसे जुड़े किस्से बताते हैं। उसी क्रम में हम बात कर रहे हैं यहाँ के एक व्यवसायी जो काफ़ी अध्ययनशील रहे, आनंद अवस्थी जी से। अवस्थी साहब, जय हिंद पहल में। नमस्कार। और आपका जुड़ाव जो है वो डॉक्टर साहब से रहा, आप उनसे मिले हैं, क्या महसूस किए आप उस फील्ड के उतने बड़े नामचीन डॉक्टर और उतने सरल व्यक्ति, उनके बारे में कुछ आप बताएंगे? डॉक्टर साहब को शब्दों में बयान कर पाना बहुत कठिन है। जैसे कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है। जिन लोगों ने भी उनसे मिले हैं या उनके साथ कुछ समय गुजारा है या पेशेंट के रूप में भी समय गुजारा है, वो बिल्कुल मेरी बात से सहमत होंगे
कि वो उनमें एक डॉक्टर रूप में वाकई में वो भगवान होते थे। अब आप कल्पना कीजिए कि कोई आदमी अमीर हो गरीब हो, हर आदमी के पास तो पैसा होता नहीं है, वो जाते थे, उनको दिखाते थे, सिर्फ हाथ पकड़ के उनका डायग्नोसिस इतना अच्छा था कि वो बड़ी बड़ी बीमारियों को पकड़ लेते थे। और जब बाद में वही आदमी बनारस, तब तो रायपुर इतना डेवलप नहीं हुआ था, बनारस जाता था तो वही डायग्नोस होता था। और उनकी अपने खुद की बगल में फार्मेसी थी छोटी सी, और उसी से वो दवाइयाँ भी देते थे और पर्चा भी लिख देते थे। और जो बात करने का उनका तरीका था ना, मरीज आधा तो वहीं ठीक हो जाता था। बिल्कुल अपनापन, दिल से बात करना, पैसे का 1% भी लालच नहीं। मुझे तो ये लगता था कभी कभी वो दवा दे के कुछ कमा पाते थे कि नहीं कमा पाते, लेकिन जो उन्होंने कमाया वो आज के समय के बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं कमा सकते। वो मान प्रतिष्ठा उन्होंने वो कमाई मान है। प्रतिष्ठा, मतलब वो जो बात थी ना, वो आज शायद प्रोफेशनल जो डॉक्टर्स हो गए हैं उस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकते जो उन्होंने हासिल किया था। नब्ज देख के ही बता देते थे वो। हाँ, और हाँ। वही डायग्नोस जो करते थे बीएचयू में वही निकलता था, वही निकलता या बड़े शहरों में रायपुर में, नागपुर में वही निकलता था। वो ये देखा है आपने? हमने प्रैक्टिकली देखा हुआ है। मेरे पिताजी तो खैर उनके अच्छे परिचित दोस्त जैसे भी थे, उनके पास इलाज के लिए जाते थे, तो वो जो चीज़ बोल देते थे आज भी। जैसे मेरे पिताजी अभी जीवित हैं, 84 ईयर्स के हो चुके हैं। एक दवाई होती थी जेरीफूट, तो उनका कहना था कि अस्सी जी बस इसको खाइए, आपको देखिए बहुत अच्छा लगेगा। और वो आज भी उस दवाई को लेते हैं और बार बार उसी किस्से को रिपीट करते थे कि मुझे डॉक्टर साहब ने ये दवाई जो बताई थी, खाता हूँ और मैं चंगा हो जाता हूँ। तो अब आप सोचिए कि सिर्फ एक वो जुड़ाव को समझिए कि डॉक्टर की दी हुई सलाह आज भी उनके दिमाग में रहती है और वो असर करती है। तो आपको जो उस वक्त के मिलने वाले बहुत सारे लोग बताएंगे। मैंने आपसे कहा ना एक शब्दों में, कम शब्दों में, कि उस चीज़ की जो उपलब्धि उन्होंने हासिल की, पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, पैसा तो खैर वो लेते ही नहीं थे, लगभग बिल्कुल भी नहीं लेते थे, सिर्फ दवाई का खर्चा लिए और जाओ। और कोई गरीब है तो पैसा उसका भी नहीं लिए। तब आप सोचिए आज के समय को कोई डॉक्टर ऐसा करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन उसके बदले में जो चीज़ हुआ उसका परिणाम ये है कि आज भी डॉक्टर साहब जो उनके बच्चे निकले, सब अच्छे सफल निकले, आज भी उसी परंपरा को ढो रहे हैं। उनके बच्चे भी आज भी शहर में एक अच्छे डॉक्टर के रूप में, मतलब मानवता वाले डॉक्टर रूप में मशहूर हैं। तो ये संस्कारों का ही परिणाम है, उनकी ही देन है। ये कहा जाता है कि वो पैसे का एकदम उनको मोह नहीं था, मतलब संत बिल्कुल थे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मानव के वेश में संत कह लीजिए, संत, मानव जीवन मैंने में। कहा ना, वो डॉक्टर जो बोलते थे ना कि भगवान, उनका जो जिन्होंने देखा है वो मेरी बात से 100% सहमत होंगे कि वो डॉक्टर के रूप में भगवान ही थे। भाई कौन करता है 30 रुपये, 50 रुपये, 40 रुपये में पूरा इलाज दवा के सहित? संभव है क्या? और 10 साल पहले तक वो सक्रिय रहे। मतलब जब तक थोड़ा भी उनमें ताकत थी शरीर में, तब तक वो लोगों को देखते रहे और निस्वार्थ भाव से। उसका पीछे ये उद्देश्य नहीं था कि पैसा आ जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो इतनी भीड़ थी कि लोग उस महामानव को विदा करने के लिए उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे। अरे आज भी लोग याद करते हैं, आज भी लोग याद करते हैं। कितना भी पैसा कमा लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, आप गए और लोगों को भूलने में टाइम नहीं लगता है। आप फोटो में टंग के रह जाते हैं, कोई याद नहीं करता। लेकिन आज भी हम बैठे चर्चा कर रहे हैं, या शहर में चले जाइए, किसी से भी पूछ लीजिए, जिस आदमी की उम्र 50 से ऊपर होगी, मैं मान ही नहीं सकता कि यहाँ का रहवासी उनका नाम न जानता हो। मैं दावे से बोल रहा हूँ। जैसे आपके पिताजी उनको जानते थे, आप भी जानते हैं, मैं बोल हम भी जान रहे हैं। मैं बोल तो रहा हूँ आपसे कि मेरी हम उम्र के या फिर मेरे से कुछ कम उम्र के भी जो होंगे, 50 से ऊपर वाले, ये संभव ही नहीं है कि डॉक्टर साहब का नाम न जानते हो। और नाम ना जानते हो नहीं, बड़े श्रद्धापूर्वक उनका नाम लेंगे। मुझे तो आज तक अपने जीवन में कोई भी आदमी नहीं मिला जो उनके बारे में कोई भी बिना श्रद्धापूर्वक वाला कोई कमेंट कर भी पाया हो। ये होती ज़िंदगी जीने की सफलता, उनसे सीखी जा सकती है। आप जो कर्म कर रहे हो निस्वार्थ भाव से कर रहे हो, तो जो उसका परिणाम है आपको ही नहीं, आपको आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता है। और यहाँ दिख रहा है, और मिल रहा है, यहाँ साक्षात दिख रहा है। अवस्थी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि और भी जो अन्य डॉक्टर हैं उनको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। वही तो मैंने आपसे कहा ना कि पैसा ही किसी चीज़ का अंतिम उद्देश्य नहीं होता है। आप जिस सेवा भाव से आप बने हैं वो महत्वपूर्ण होता है, पैसा तो उसका प्रतिफल है। और भगवान की दया से आज उनके बच्चों में ये भावना काफ़ी ज़्यादा है। और डॉक्टरों की तुलना में, मैं तो खैर इस शहर का रहने वाला हूँ,
देखता हूँ, जो होड़ मची हुई है डॉक्टरों के बीच में, वो यहाँ नहीं है, इस परिवार में नहीं है, कतई नहीं है। और वो संस्कारों का ही परिणाम है। और कुछ बोलना चाहेंगे अपनी तरफ से? बस। तो बहुत अच्छी चीज़ बताया कि देखिए कि मानव के वेश में एक संत थे और भगवान थे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आनंद अवस्थी, जो एक प्रसिद्ध व्यवसायी हैं, यहाँ पे संपन्न परिवार के हैं। उसके बाद वो इस चीज़ को मान रहे हैं कि जो पैसे की जो भूख है, दौड़ है डॉक्टरों में, वो उनसे सीखनी चाहिए। स्वर्गीय डॉक्टर जो कृपाशंकर त्रिपाठी, ऐसी शख्सियत जो BHU से पढ़े, उसके बाद वो MBBS, इस पूरे संभाग उत्तरी छत्तीसगढ़ के इस बड़े भूभाग में पहले MBBS होने का श्रेय, और पहले MBBS होने के बाद उन्होंने जो अनुकरणीय कार्य किए, वो आज भी यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के डॉक्टरों के लिए, जनमानस के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि एक परिवार जो 3 पीढ़ियों से जहाँ पे डॉक्टर हैं और नामी डॉक्टर हैं, पीढ़ियाँ बदली, समय बदला, परिवर्तन संसार का नियम है, दवाइयाँ बदली, तकनीक बदली, लेकिन इस परिवार में एक चीज़ है जो नहीं बदली, वो है उनका मूल स्वभाव कि जो विरासत में मिला है उसे सहेज के रखें, इंसानियत और परोपकार की भावना को बना कर रखें, गरीबों में भी हम भगवान को देखें, क्योंकि वो इन्हें भगवान मान के आता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, और हम आपके सामने इसी तरह की स्टोरी इसीलिए ला रहे हैं अपने पॉडकास्ट पे, क्योंकि आज जो वैचारिक मतभेद हैं, भौतिकता का युग है, नैतिकता का जिस तरीके से पतन हो रहा है, उस पे भी कई लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर साहब पहले बताए कि कई डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। तो हम लगातार, हमारी मुहिम रहेगी, हमारी पहल रहेगी कि ऐसी शख्सियत हम कैमरे में आपके सामने लाएं, पूरे देश को दिखाएं कि लोग ऐसे भी होते हैं जो परोपकार की भावना लिए रहते हैं। मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। तो दोस्तों, जय हिंद। मुझे आलोक शुक्ल को आज अनुमति दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।